हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडीज को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ, आईटीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक है हमारा। आईटीसी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब तरीके से इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक जो है वो है हमारा कौन सा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पूरे फोकस के साथ करना है, न्यूमेरिकल के साथ करना है। यहां पर सेक्शन के हर एक वर्ड का और रूल में दिए हुए हर एक वर्ड का जूस निकालते हुए, इंटरप्रिटेशन निकालते हुए हमको इसे क्या करना है, कवर करना है। आपको हर एक वर्ड का जूस प्रोवाइड करूंगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, सबसे पहला सवाल ये है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। तो सुनिए फ्रेंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे लिए असेट है। जी हां, हमारे लिए असेट है। अगर किसी के पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो उसके लिए असेट है और वो उस असेट को यूटिलाइज कर सकता है। जी हां, वो उस असेट को क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। कहां यूटिलाइज कर सकता है, अगला क्वेश्चन। तो जो उसकी लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटी भी कौन सी, जो आउटवर्ड सप्लाई पे, अगर वो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, अगर वो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो उस आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स पे, उस आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस पे जो भी सीजीएसटी की, एसजीएसटी की, आईजीएसटी की, यूटी जीएसटी की, जीएसटी कंपनसेशन सेस की जो भी लायबिलिटी बनेगी, वो उस लायबिलिटी को पे कर सकेगा, उस लायबिलिटी को पे कर सकेगा अदर देन कैश में। और अदर देन कैश में कैसे पे करेगा, आईटीसी से पे कर सकेगा। तो आईटीसी वो असेट है जिससे आपका आउटवर्ड लायबिलिटी पे करने पे जो कैश आउटफ्लो होता है, वो कैश आउटफ्लो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आप क्या कर सकेंगे, आपने इनवर्ड सप्लाई पे जो जो टैक्सेस पे करे हैं, आप उनका आईटीसी लेंगे, फिर आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, उस पे जो भी क्या बनेगी, लायबिलिटी बनेगी, उस लायबिलिटी का पेमेंट आप अदर देन कैश में कर सकेंगे। और वो अदर देन कैश होगा किससे, आपके आईटीसी से क्या हो जाएगा, लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए आईटीसी हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16 से, और हर एक वर्ड का क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं। सेक्शन 16, और सबसे पहले बोला जा रहा है एलिजिबिलिटी बताएगा। क्या बताएगा, सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी बताएगा कि जीएसटी लॉ में कौन वो पर्सन है जो आईटीसी लेने के लिए क्या है, एलिजिबल है। और साथ में इनडायरेक्टली वो भी बता देगा कि कौन पर्सन इन एलिजिबल है आईटीसी को क्या करने के लिए, अवेल करने के लिए। क्योंकि सिर्फ एलिजिबल पर्सन ही, पर्सन का मतलब आपको मालूम है, पर्सन एक बड़ा वास्ट क्या है, मीनिंग है। तो यहां पर कौन पर्सन एलिजिबल है और कौन पर्सन क्या है, इन एलिजिबल है आईटीसी को क्या करने के लिए, अवेल करने के लिए। ओके, ये हमें सेक्शन 16 और सब सेक्शन किससे बताया जाएगा, 1 से बताया जाएगा। सेकंड बताई जाएगी उस आईटीसी को अवेल करने की, जो एलिजिबल पर्सन होगा उसे कुछ सर्टेन कंडीशंस का क्या करना पड़ेगा, कंप्लाइंस करना पड़ेगा। और ऑन कंप्लाइंस ऑफ क्या होगा, सर्टेन कंडीशन ही वो क्या ले सकेगा, आईटीसी ले सकेगा। सिर्फ एलिजिबल होने से, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के एलिजिबल होने से ही आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको सेक्शन 16 और सब सेक्शन 2 में जो कंडीशंस दी है, उन कंडीशंस को कंप्लायंस करने पर ही आपको क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। तो सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी बताएगा और फिर एलिजिबल पर्सन को कहेगा कि आप सब सेक्शन 2 की कंडीशंस को क्या करें, कंप्लाई करें। सब सेक्शन 3 में भी कंडीशंस दी है, सब सेक्शन 4 में भी क्या दी है, कंडीशंस दी है, उनकी आप क्या करें, कंप्लायंस करें। और फिर आप क्या कर ले, अपना असेट आईटीसी क्या कर लीजिए, बुक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एलिजिबल पर्सन का जूस निकालते हैं। तो सब सेक्शन 1 हमें कहता है ओनली ऑन ओनली, कौन सा पर्सन, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या ले सकता है,
आईटीसी ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। इसका जूस क्या निकला है, इसका जूस ये निकल रहा है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, सेक्शन 22 से लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या फिर सेक्शन 24 से क्या है, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो वो टैक्सेबल पर्सन है। और एज पर हमारा चार्जिंग सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो, अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो, इवन आप क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन लाइबल फॉर क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो, आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 आप आईटीसी क्या नहीं करेंगे, ले नहीं सकेंगे। तो सेक्शन 9 और सबसेक्शन कौन सा हुआ, 1 हुआ। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हमें जीएसटी तो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेकिन एज पर सेक्शन 16 और सबसेक्शन 1 हम क्या नहीं ले सकेंगे, आईटीसी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जीएसटी तो क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और किसे पे करना पड़ता है, एवरी टैक्सेबल किसको, पर्सन को, चाहे वो रजिस्टर्ड हो और चाहे वो क्या हो, अनरजिस्टर्ड बट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन एज पर सेक्शन 16 और सबसेक्शन 1 जो है, आईटीसी सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो अनरजिस्टर्ड क्या है, पर्सन है, लेकिन लाइबल फॉर क्या है, रजिस्ट्रेशन है, उसे सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 से लेवी होगी, उसे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और वो टैक्स का जो पेमेंट करेगा, वो टैक्स का पेमेंट उसे किस में करना पड़ेगा, ई कैश से ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास आईटीसी तो होगा ही नहीं, क्योंकि आईटीसी अनरजिस्टर्ड पर्सन बुक नहीं कर सकता, अवेल नहीं कर सकता। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो लाइबल फॉर क्या है, रजिस्ट्रेशन है, 22 के प्रोविजन से है, सेक्शन 24 के प्रोविजन से है, तो उन्हें अपनी लायबिलिटी किस में पे करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ कैश में ही क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। ओके, तो ये अभी हमने क्या निकाला था, जूस निकाला। यस, तो अभी हमने क्या निकाला, जूस निकाला रजिस्टर्ड पर्सन का। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन का जूस अभी पूरा क्या नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आइए हम और उसका क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं, किसका, रजिस्टर्ड पर्सन का। तो रजिस्टर्ड पर्सन हमारे जीएसटी लॉ के अंदर, रजिस्टर्ड पर्सन हमारे जीएसटी लॉ के अंदर कौन होते हैं, जो एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं। जो कौन से होते हैं, एज ए नॉर्मल क्या है, टैक्स पेयर है। एक रजिस्टर्ड पर्सन वो भी होते हैं जो कंपोजिशन से क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है सेक्शन 10 के प्रोविजन से। कौन से प्रोविजन से, सेक्शन 10 के प्रोविजन से क्या करते हैं, लायबिलिटी पे करते हैं। अब आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, जब सेक्शन 10 की बात हुई थी तो सेक्शन 10 के प्रोविजन ने कहा था, अगर इस एक्ट में कहीं पर भी कोई भी कॉन्ट्ररी प्रोविजन दिया हुआ सेक्शन 10 से, सेक्शन 10 में लिखी हुई प्रोविजन से अगर कोई भी कॉन्ट्ररी प्रोविजन हुआ हमारे लॉ के अंदर, अदर सेक्शंस के अंदर, तो वो कॉन्ट्ररी जो होगा वो दूसरे सेक्शन की बात एप्लीकेबल नहीं होके सेक्शन 10 उसको क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। और सेक्शन 10 ने क्या कहा था, कंपोजिशन जो सप्लायर होता है, ओके, जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, जिसपे कंपोजिशन लेवी है, वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड होते हुए भी क्या नहीं कर सकता, आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। तो सेक्शन 10 ने तो आईटीसी अवेलमेंट से क्या करा है, मना करा है। लेकिन 16 सबसेक्शन 1 ने कहा है रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकेगा, आईटीसी अवेल कर सकेगा। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 10 क्या करेगा, प्रोविजन ओवरराइड करेगा, और सेक्शन 10 कंपोजिशन वाला क्या नहीं कर सकता, आईटीसी का अवेलमेंट नहीं कर सकता। जब तक वो सेक्शन 10 में पेमेंट करेगा तब तक वो क्या नहीं करेगा, आईटीसी का अवेलमेंट नहीं करेगा। लेकिन जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, वो आईटीसी का क्या कर सकेगा, अवेलमेंट कर सकेगा। तो ये हमने जूस निकाला है कौन से वर्ड का, हमने जूस निकाला है रजिस्टर्ड पर्सन का। हमने जूस निकाला किसका, रजिस्टर्ड पर्सन का। आइए और हम जूस निकालते हैं कौन से वर्ड का, रजिस्टर्ड पर्सन का। हम क्या निकाल रहे हैं, जूस निकाल रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन का जूस निकाल रहे हैं।
अब व्यक्ति रजिस्टर्ड हो सकता है, वो रजिस्टर्ड हो सकता है सेक्शन 22 के क्या है प्रोविजन से, रजिस्टर्ड हो सकता है सेक्शन 24 के प्रोविजन से, और रजिस्टर्ड हो सकता है वॉलेंट्री सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के प्रोविजन से। आप किसी भी सेक्शन की वजह से क्या हो रजिस्टर्ड हो, आप किसी भी सेक्शन की वजह से रजिस्टर्ड हो। जैसे आप 24 में आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली थी जिसपे आरसीएम था, और वो आरसीएम का टैक्स पे करने के लिए आपको कंपलसरी क्या करवाना पड़ा, रजिस्टर कराना पड़ा। वंस आप एक बार रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप आईटीसी ले सकते हो। तो चाहे आप सेक्शन 22 से हो, चाहे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 से हो, और चाहे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन किससे हो, आप 25 सब सेक्शन 3 के क्या हो प्रोविजन से हो, आप क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आप आईटीसी क्या नहीं कर सकेंगे, अवेल नहीं कर सकेंगे। तो आप क्या नहीं कर सकते, आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। और जूस हम निकाल देते हैं कौन से वर्ड का, रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड का। कौन से वर्ड का, रजिस्टर्ड क्या है पर्सन जो है। अब देखिएगा रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है वो तो हमारा सीटीपी भी क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। एनआरटीपी जो होते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वो भी क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। कंपलसरीली क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, कंपलसरीली क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। और रजिस्टर्ड तो हमारे कौन से वाले होते हैं, आईएसडी वाले भी क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। आईएसडी वाले भी क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो क्या सीटीपी आईटीसी ले सकते हैं, तो आंसर इज यस। एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 रजिस्टर्ड पर्सन क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। अब आप रजिस्टर्ड एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो भी आप क्या ले सकोगे, आईटीसी ले सकोगे। अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो भी आप आईटीसी ले सकोगे। और आप सभी को यह बात ध्यान होगी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 10 के प्रोविजन से, सेक्शन 10 के प्रोविजन से क्या नहीं कर सकते, टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकते। वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट ही नहीं कर सकते, वो हमेशा नॉर्मल ही क्या करेंगे, पे करेंगे। वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के से ही क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, नॉर्मल रेट से ही क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और वो क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। वो क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। अब यहां पर और जूस निकालते हैं आईएसडी का। इनपुट सर्विस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। ये बेसिकली एक क्या है, ऑफिस है, जो मान लेते हैं एक हेड ऑफिस है। एक क्या है, ये हेड ऑफिस है। आईएसडी एक क्या है, हेड ऑफिस है। और इनके खूब सारे सेम पेन पे खूब सारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, खूब सारे क्या है, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिन्होंने इनपुट सर्विस रिसीव करी है। वो इस इनपुट सर्विस के रिसिपेंट है। जैसे R1 हो गए, ये क्या हो गए, R2 हो गए, और ये क्या हो गए, R क्या हो गए, 3 हो गए। इन्होंने इनपुट सर्विस क्या करी है, रिसीव करी है। और उस इनपुट सर्विस की जो इनवॉइस होती है, वो इनवॉइस कहां पर आती है, हेड ऑफिस पे आती है। सर्विस तो कौन रिसीव कर लेते हैं, रिसिपेंट रिसीव कर लेते हैं। रिसिपेंट जो है, ये जो इनके एस्टेब्लिशमेंट है, अलग अलग स्टेट में भी एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं, सेम स्टेट में भी हो सकते हैं, जहां पर हेड ऑफिस है कहीं पर भी हो सकते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन उन एस्टेब्लिशमेंट्स ने क्या करा है, उन एस्टेब्लिशमेंट ने इनपुट सर्विस क्या करी है, रिसीव करी है। ये वो एस्टेब्लिशमेंट है जो यहां से आउटवर्ड क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ये वो एस्टेब्लिशमेंट है जो आउटवर्ड क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ये आउटवर्ड सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विस की, ये भी आउटवर्ड सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विस की। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस है, ये कोई सप्लाई नहीं करता। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है। सर्विसेज कौन लेते हैं, रिसिपेंट लेते हैं। इनवॉइस कहां पर आती है, हेड ऑफिस पे आती है। और हेड ऑफिस पे जो स्टाफ होता है वो उस इनवॉइसेस के बेसिस पे आईटीसी का क्या करता है, अवेलमेंट करता है। ये यहां पर आईटीसी का क्या करता है, अवेलमेंट क्या करता है, आईटीसी का अवेलमेंट करता है। ओके, यहां पर इन्होंने उस इनवॉइसेस के बेसिस पे आईटीसी का क्या कर लिया है, अवेलमेंट कर लिया है।
ओके इन्हें कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करनी है, इन्हें कोई भी क्या नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो इन्हें कोई भी जीएसटी पेबल नहीं है। इस हेड ऑफिस को कोई भी जीएसटी क्या नहीं है, पेबल नहीं है। नो जीएसटी क्या है, पेबल है, लेकिन फिर भी ये क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे, क्योंकि ये जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। ये जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। सेक्शन 24 से आईएसडी वालों को क्या होता है, कंपलसरी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। आईएसडी वालों को जीएसटी लॉ में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्या ले सकेंगे, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेंगे। ये कोई आउटवर्ड सप्लाई कर नहीं रहे, ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का हेड ऑफिस है, जहां पर इनवॉइसेस के बेसिस पे स्टाफ आईटीसी का क्या कर रहा है, अवेलमेंट कर रहा है। अब ये स्टाफ जो होता है, क्या करता है, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने रिसिपेंट्स को, जिन्हें आईटीसी की रिक्वायरमेंट है, ओके उन्हें आईटीसी का क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और इस आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इन्हें एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, जिसका नाम होता है आईएसडी क्या है, इनवॉइस है। आईएसडी क्या है, इनवॉइस है। ये डॉक्यूमेंट इशू करके ये आईटीसी का क्या कर पाते हैं, अपने इन रिसिपेंट्स को क्या कर पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं। और ये रिसिपेंट फिर उस इनवॉइसेस के बेसिस पे इनपुट सर्विस का क्या ले पाते हैं, आईटीसी ले पाते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन हमारा कौन है, आईएसडी भी है, जिसे खुद तो टैक्स पे नहीं करना है, कंपलसरीली क्या है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। आईएसडी इनवॉइस इशू करता है और उस डॉक्यूमेंट से आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो आईएसडी ऑफिस क्या कर सकता है, आईटीसी ले सकता है। एनआरटीपी क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। सीटीपी हमारा क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। थोड़ा सा और जूस हम क्या निकाल देते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन का। आपको कहा था हम हर एक वर्ड का क्या निकालेंगे, जूस निकालेंगे। तो ये रहा हमारा अगला वर्ड, कौन सा, रजिस्टर्ड क्या है, पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन तो हमारे कौन होते हैं, जो टीडीएस, जो टैक्स डिडक्टर की कैपेसिटी में क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या हो गए, डिपार्टमेंट हो गए हैं। जो गवर्नमेंट क्या है, डिपार्टमेंट है। सब सेक्शन 1 के वहां पर क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी के अंदर दिए हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बोर्ड है, गवर्नमेंट ऑथोरिटी है, लोकल ऑथोरिटी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। अगर ये टीडीएस में एज ए टैक्स डिडक्टर की कैपेसिटी में रजिस्टर्ड है, सिर्फ और टैक्स डिडक्टर की कैपेसिटी में रजिस्टर्ड है, एज ए टैक्सेबल पर्सन क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। इन्हें कोई आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मान लीजिए इनकी जो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ ये टीडीएस की कैपेसिटी में क्या है, रजिस्टर्ड है। मतलब ये सप्लायर से जब सप्लाई लेते हैं, हम जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या देंगे, सप्लाई देंगे, तो एज पर सेक्शन 51 उस पे टीडीएस क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारी सप्लाई पे क्या करते हैं, टीडीएस करते हैं। आपको ध्यान होगा 1% सीजीएसटी की रेट, 1% एसजीएसटी की रेट, और अगर आईजीएसटी सप्लाई हुई है तो 2% की रेट से क्या किया जाता है, टीडीएस किया जाता है, टीडीएस किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो टीडीएस हुआ है, ये जो क्या हुआ है, टीडीएस हुआ है, ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे हुआ है। ये हमारी किस पे हुआ है, आउटवर्ड किस पे हुआ है, सप्लाई पे हुआ है। तो जो टीडीएस हुआ है इसका सप्लायर को कोई क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। ये जो टीडीएस है इसको सप्लायर का कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। नो आईटीसी टू सप्लायर, क्योंकि आईटीसी हमेशा इनवर्ड सप्लाई का मिलता है और टीडीएस हमेशा सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाई पे होता है, इसलिए टीडीएस का कभी भी आईटीसी नहीं मिलता है। अब विशेष बात, अब जो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्लॉज ए है, बी है, सी है, डी है, वो तो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो एज ए टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है। उन्हें कोई आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करना ही रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब उन्हें आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करना ही क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की कैपेसिटी में आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो ऐसी स्थिति में नो आईटीसी टू क्या होगा, रिसिपेंट भी होगा। रिसिपेंट भी आपका आईटीसी, रिसिपेंट भी आईटीसी नहीं ले सकेगा, जबकि वो सेक्शन 24 के प्रोविजन से कंपलसरी क्या है, कंपलसरी रजिस्टर्ड है, फिर भी आईटीसी नहीं ले सकेगा, क्योंकि आईटीसी का यूटिलाइजेशन
आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स के पेमेंट में होता है, और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पेमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो एज ए टैक्स डिडक्टर की कैपेसिटी में रजिस्टर्ड होते हुए भी क्या नहीं ले सकेगा, आईटीसी नहीं ले सकेगा। इस बात को आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे जब आपको अभी जीएसटीआर क्या दिखाएंगे, 7 दिखाएंगे। टीडीएस वालों को जीएसटीआर 7 फॉर्म क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, तो वहां हम देखेंगे और मालूम पड़ेगा आईटीसी नहीं लिया जा सकता। तो सप्लायर के लिए तो आउटवर्ड सप्लाई है, तो टीडीएस का आईटीसी मिल नहीं सकता, और रिसिपेंट अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली टीडीएस की कैपेसिटी में क्या है, रजिस्टर्ड है, तो वो भी आईटीसी नहीं ले सकता, वो भी क्या नहीं ले सकता, आईटीसी नहीं ले सकता। और आपके लिए जूस क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अगला जूस जो आपके लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो है अगर आप टीसीएस की कैपेसिटी में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, आप टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की कैपेसिटी में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। अगेन जो टीसीएस होता है, टीसीएस जो होता है वो ईसीओ को करना पड़ता है, और हम जब ईसीओ के थ्रू क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे क्या होता है, टीसीएस होता है। हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे अगर हमने फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई करी है, तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे क्या होगा, टीसीएस होगा, वो हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे क्या होगा, टीसीएस होगा। ओके, और आउटवर्ड सप्लाई पे जो टीसीएस होगा उसका कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा टू किसको, सप्लायर को, क्योंकि आईटीसी हमेशा इनवर्ड सप्लाई पे मिलता है, हमेशा किस पे मिलता है, इनवर्ड किस पे मिलता है, सप्लाई पे मिलता है। और ये हमारी कौन सी सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई है जब भी कोई पर्सन फ्लिपकार्ट के थ्रू 1 mg के थ्रू सप्लाई करेगा, तो 1 mg फ्लिपकार्ट उसका टीसीएस करेंगे, उसके आउटवर्ड सप्लाई पे क्या करेंगे, टीसीएस करेंगे, लेकिन सप्लायर उसका आईटीसी ले नहीं सकता क्योंकि वो उसकी आउटवर्ड सप्लाई पे किया गया है। सेकंड बात, अब जो ईसीओ है जिसने टीसीएस कराया, वो उसके लिए क्या नहीं है, इनवर्ड सप्लाई नहीं है, वो उसके लिए नॉट क्या है, इनवर्ड क्या है, सप्लाई, वो उसकी क्या नहीं है, इनवर्ड सप्लाई नहीं है। इनवर्ड सप्लाई तो किसके लिए है, जिसने वो सप्लाई क्या करी है, रिसीव करी है, जिसने वो गुड्स रिसीव करें, जिसने वो सर्विस क्या करी, रिसीव करी है, वो रिसिपेंट है। ईसीओ फ्लिपकार्ट क्या नहीं है, रिसिपेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फ्लिपकार्ट भी टीसीएस अमाउंट का क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। तो ना तो टीडीएस अमाउंट का क्या होता है, आईटीसी होता है, और ना ही टीसीएस अमाउंट का क्या होता है, आईटीसी होता है, क्योंकि ये आउटवर्ड सप्लाई पे होते हैं, और आईटीसी हमेशा किस पे मिलता है, इनवर्ड सप्लाई पे क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, जूस निकाल लिया है। लेकिन विशेष बात जो है हमारी, और वो क्या है, अगर जो ईसीओ जो है, अगर जो हमारा क्या है, ईसीओ है, अब वो क्या होगा, एज ए टैक्सेबल पर्सन भी रजिस्टर्ड होगा, एज ए टैक्सेबल पर्सन भी अगर क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, एज ए टैक्सेबल पर्सन, तो उसने जो इनवर्ड सप्लाई ली होगी उस पे वो क्या ले सकेगा, आईटीसी ले सकेगा। इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे करा होगा उसका आईटीसी ले सकेगा, लेकिन जो टीसीएस अमाउंट है उसका क्या नहीं लिया जा सकता, आईटीसी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि टीसीएस जो हुआ है वो ईसीओ ने जो करा है टीसीएस, वो उसकी इनवर्ड सप्लाई नहीं है, वो उसकी क्या नहीं है, इनवर्ड सप्लाई नहीं है। आइए थोड़ा सा और जूस आपको निकाल के दे देते हैं, और जूस, ताकि किसी भी तरह का एमसीक्यू होगा रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। रजिस्टर्ड पर्सन तो हमारे कौन होते हैं, OIDAR वाले भी होते हैं, जो सेक्शन 24 से क्या है, कंपलसरी रजिस्टर्ड है, जो सेक्शन 24 के प्रोविजन से कंपलसरी रजिस्टर्ड है। OIDR वाले सप्लायर जो कहां पर लोकेटेड हैं, जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में क्या है, लोकेटेड है, जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, और इंडिया में किन को सप्लाई दे रहे हैं, नॉन टैक्सेबल पर्सन को, नॉन टैक्सेबल पर्सन को अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए सप्लाई लेते तो आरसीएम लगा देते और आपसे टैक्स वसूल कर लिया जाता, लेकिन जो नॉन टैक्सेबल पर्सन है, जो पर्सनल पर्पस के लिए सप्लाई लेते हैं, विशेष बात यह है सप्लाई एग्जेम्प्ट भी नहीं करी है, आरसीएम भी नहीं लगाया है, इसलिए OIDR वालों को जीएसटी में सेक्शन 24 के प्रोविजन से कंपलसरी क्या का है, रजिस्ट्रेशन का है। अगर यही क्या होते,
इनके रिसिपेंट अगर टैक्सेबल पर्सन होते, बिजनेस एंटिटी होती, बिजनेस पर्पस के लिए सप्लाई ली जाती, तो लॉ उस पे आरसीएम लगा के टैक्स क्या कर लेता, वसूल कर लेता, टैक्स वसूल कर लेता। लेकिन अगर यहां पर रिसिपेंट क्या हुए, अनरजिस्टर्ड पर्सन हुए, पर्सनल पर्पस के लिए सप्लाई ली, आरसीएम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जीएसटी लॉ में इस सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया नहीं है, तो ओआईडीआर बाहर वालों को कंपलसरी क्या करा है, रजिस्ट्रेशन करा है। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये आईटीसी ले सकेंगे? तो आपको जब इसका प्रैक्टिकली अभी इसी लेक्चर के अंदर जीएसटीआर 5A के दर्शन करवाऊंगा, 5A के दर्शन करवाऊंगा, और जब 5A के दर्शन करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये जो बाहर वाले ओआईडीआर वाले हैं रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनको क्या नहीं है, कोई आईटीसी का अवेलमेंट नहीं है, इन्हें कोई भी आईटीसी का क्या नहीं है, अवेलमेंट नहीं है। तो रजिस्टर्ड है फिर भी आईटीसी का अवेलमेंट नहीं है, टीडीएस भी रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर सिर्फ टैक्स डिडक्टर की कैपेसिटी में रजिस्टर्ड है, एज ए टैक्सेबल पर्सन क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्हें भी कोई क्या नहीं होगा, आईटीसी नहीं होगा। टीसीएस जो होता है वो सप्लायर के आउटवर्ड सप्लाई पे होता है, इसलिए टीसीएस अमाउंट का आईटीसी नहीं होता। ईसीओ जिसने टीसीएस करा होता है वो उसके लिए इनवर्ड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए टीसीएस अमाउंट का क्या नहीं लिया जा सकता, आईटीसी नहीं लिया सकता। आईएसडी वाले हैं बिल्कुल क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। आपको अभी इनका जीएसटीआर 6 के भी दर्शन करवा देंगे, आईएसडी वालों का जीएसटीआर 6 का दर्शन, और आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या ले सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। एनआरटीपी वालों को भी क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, दर्शन करवाया जाएगा आपको जीएसटीआर किसका, 5 का, और यकीन दिलाया जाएगा कि क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। दर्शन आपको जीएसटीआर 4 का भी कराया जाएगा, कंपोजिशन का, मालूम पड़ेगा क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। ओके, जीएसटीआर 5 वाले क्या ले सकते हैं, एनआरटीपी वाले आईटीसी ले सकते हैं। जीएसटीआर 6 वाले आईएसडी वाले क्या ले सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। जीएसटीआर 7 टीडीएस का होता है, आईटीसी नहीं मिलता है। जीएसटीआर 8 टीसीएस का होता है, आईटीसी नहीं मिलता है। और बाकी का जीएसटीआर क्या होता है, 3 होता है, आईटीसी क्या होता है, मिलता है। आईटीसी क्या होता है, मिलता है। तो ये अभी हमने जूस निकाला था सिर्फ और सिर्फ पहले वर्ड का, और पहला वर्ड कौन सा है, रजिस्टर्ड पर्सन है। अब रजिस्टर्ड पर्सन एंटाइटल टू टेक क्या है, आईटीसी है। एंटाइटल टू टेक क्या है, आईटीसी। तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या ले सकेगा, आईटीसी ले सकेगा। क्या ले सकेगा, आईटीसी ले सकेगा। अब आप आईटीसी तभी ले सकेंगे जब वो आपने इनवर्ड सप्लाई किसके लिए ली हो, बिजनेस के लिए ली हो। अगर आपने मान लीजिए अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई सप्लाई ली है, लेकिन आपने इनवॉइस किसके नाम के लिए ली, बिजनेस के नाम पे ले ली है, और सप्लायर को आपने अपना जीएसटीएन भी क्या कर दिया, दे दिया, लेकिन वो सप्लाई अगर आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए काम में ली है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पर्सनल पर्पस के लिए सप्लाई क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए सप्लाई क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, तो पर्सनल पर्पस के लिए ली गई सप्लाई का क्या नहीं मिलता है, आईटीसी नहीं मिलता है। कहां लिखा है कि पर्सनल पर्पस के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा, तो सेक्शन 17 और सब सेक्शन 5 हमारा ब्लॉक्ड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक्ड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। और पर्सनल कंजम्पशन के लिए ली गई सप्लाई का क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। भले ही उसकी इनवॉइस आपने बिजनेस के नाम के ली हो, लेकिन उसका यूज आपने पर्सनल पर्पस कर दिया, नॉन बिजनेस कर दिया है, नॉन बिजनेस कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आईटीसी तभी मिलेगा जब यूज उसका कौन से पर्पस के लिए होगा, बिजनेस पर्पस के लिए होगा, तभी उसका आईटीसी। यस, तो क्या होगा, बिजनेस पर्पस के लिए ही क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। अब बिजनेस पर्पस का भी क्या निकाल देते हैं, जूस निकाल देते हैं। बिजनेस हमें जीएसटी लॉ के सेक्शन 2 और क्लॉज 17 में क्या करा है, डिफाइन करा है। कौन से में डिफाइन करा है, सेक्शन 2 क्लॉज 17 में डिफाइन करा है। कौन सा, बिजनेस। और बिजनेस के अंदर सिर्फ मेन एक्टिविटी ही नहीं, बिजनेस के अंदर उसकी इंसिडेंटल एक्टिविटीज भी क्या होती है, कवर होती है। तो ऐसी स्थिति में बिजनेस का मीनिंग बहुत ही क्या दिया है, वास्ट दिया है। और बिजनेस आपका किसका होना चाहिए, सप्लाई का होना चाहिए। बिजनेस आपका किसका होना चाहिए, सप्लाई का होना चाहिए। ओके, तो ही आपको क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर बिजनेस आपका जो है वो किसका है, शेड्यूल जो 3rd में दिया है, किस में दिया है, जो शेड्यूल 3rd की जो क्या है, एक्टिविटीज है,
अगर शेड्यूल थर्ड की क्या है एक्टिविटीज है और वो आपका क्या है बिजनेस है, वो आपका बिजनेस है, और शेड्यूल थर्ड की जो एक्टिविटीज है जिसे हमारे लॉ ने नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सप्लाई ऑफ क्या माना है, सर्विस माना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या नहीं ले सकेंगे, आईटीसी नहीं ले सकेंगे। बिजनेस हमारा किसका होना चाहिए, सप्लाई का होना चाहिए, और हम क्या निकाल दें, जूस निकाल दें, अगर वो सप्लाई फॉर ए कंसीडरेशन हो तो भी क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, और सप्लाई अगर क्या है विदाउट क्या है कंसीडरेशन है तो भी हमें क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। बस हमारा बिजनेस होना चाहिए, और किस चीज का, सप्लाई का क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई कब होती है, जब वो एक्टिविटीज किसके अंदर कवर हो, हमारे शेड्यूल फर्स्ट के अंदर क्या हो, कवर हो, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन बिजनेस, इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन बिजनेस है, इसका मतलब इवन अगर आपने, जरूरी नहीं है कि आज ही आप उसको पुट टू यूज करें, इवन अगर आप उसे बाद में भी पुट टू यूज करेंगे, और बाद में भी कितने ही बाद में आप उसको पुट टू यूज करेंगे, आपको आईटीसी मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑर्डर आपको एक्सपेक्टेड टू रिसीव है और उस ऑर्डर को बनाने के लिए आपने इनपुट पहले ही क्या कर लिया, परचेस कर लिया, मशीन पहले ही परचेस कर ली है, उसको अभी तक आपने पुट टू यूज नहीं करा है, लेकिन इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर किसके लिए है, बिजनेस के लिए है, आप उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। लेकिन एक बार आईटीसी लेने के बाद में आपने उसे पर्सनल कंजम्पशन के लिए क्या ले लिया, काम में ले लिया, तो वो आईटीसी आपका क्या बन जाएगा, ब्लॉक्ड आईटीसी बन जाएगा। तो आईटीसी लेने के लिए पुट टू यूज इमीडिएट बेसिस पे करना क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, पुट टू यूज इमीडिएट बेसिस पे करना रिक्वायर्ड नहीं है। इवन इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन क्या है, बिजनेस है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन बिजनेस है, तो आप उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। अब वो जो आईटीसी है, अब वो जो आईटीसी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, दैट इज जो इनवर्ड सप्लाई आपने किसकी ली है, गुड्स की ली है, वो जो इनवर्ड सप्लाई इनपुट की ली है, वो जो इनवर्ड सप्लाई आपने किसकी ली है, कैपिटल गुड्स की ली है, वो जो इनवर्ड सप्लाई आपने सर्विसेज की ली है, इनवर्ड सप्लाई का क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है। क्या होनी चाहिए, इनवर्ड क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। और आईटीसी द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड हो जाएगा। अब वो आईटीसी क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। आईटीसी हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। आईटीसी हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है, लेकिन वो क्रेडिट होता है किसके अंदर, ई क्रेडिट किसके अंदर, लेजर के अंदर। क्योंकि ये जो लेजर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन होता है। कैसे मेंटेन होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, मेंटेन होता है। मैनुअल बेसिस पे आप इसे क्या नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते। और इसे मेंटेन कौन करता है, गवर्नमेंट इसको हमारे लिए क्या करती है, मेंटेन करती है पोर्टल पे। पोर्टल पे गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है, मेंटेन करती है। तो हमारे लिए जो असेट होता है वो गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। इसलिए आईटीसी डेबिटेड नहीं होता है, जब हमको मिलता है तो आईटीसी क्या कर दिया जाता है, क्रेडिटेड कर दिया जाता है। क्रेडिटेड होता है और सेपरेटली क्रेडिटेड होता है। कैसे क्रेडिट होता है, सेपरेटली। सीजीएसटी अलग क्रेडिटेड होगा, एसजीएसटी अलग क्रेडिटेड होगा, यूटीजीएसटी क्या होगा, अलग क्रेडिटेड होगा। ओके, सेपरेटली क्या होगा, क्रेडिट होगा। आईजीएसटी सेपरेटली क्रेडिट होगा, और कंपनसेशन सेस क्या होगा, सेपरेटली क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हमारे लिए असेट है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है। और ई क्रेडिट लेजर कौन मेंटेन करती है, हमारे लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मेंटेन करती है। और इसे पोर्टल पे मेंटेन किया जाता है, इसे मैनुअल बेसिस पे एंट्री करके मेंटेन नहीं किया जा सकता। इसे क्या नहीं किया जा सकता, मेंटेन नहीं किया सकता। तो ई क्रेडिट लेजर में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। कंपोजिशन सप्लायर क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। कंपोजिशन सप्लायर क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। तो ये अभी हमने सब सेक्शन 1 का क्या निकाला है, जूस निकाला है। आपको बताया अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है,
अनरजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। इवन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, टैक्सेबल पर्सन है, उसे आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करना है, लेकिन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो क्या नहीं ले सकेगा, आईटीसी नहीं ले सकेगा। OIDAR वाले जो होते हैं, जिनका GSTR क्या होता है, 5A होता है, OIDR वाले सप्लायर जो कहां पर लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया क्या है लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, और किन्हें सप्लाई कर रहे हैं, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, किनको, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, जिन्होंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए क्या ली है, सप्लाई ली है, ओके, बिजनेस पर्पस के लिए सप्लाई नहीं ली है। ऐसी स्थिति में OIDR वालों को जीएसटी में सेक्शन 24 के प्रोविजन से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, GSTR 5A फाइल करते हैं, लेकिन उन्हें कोई आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी हमें हमारी इनवर्ड सप्लाई का मिलेगा, किसका मिलेगा, इनवर्ड सप्लाई का मिलेगा। इवन अगर वो इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM है, जिसपे हमें रिसिपेंट को कैश में टैक्स क्या करना है, डिपॉजिट कराना है, वंस टैक्स का डिपॉजिट कराने के बाद में हम उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी भी ले सकेंगे। सप्लाई इनवर्ड होनी चाहिए, चाहे वो अंडर कौन सी हो, RCM हो या फिर सप्लायर को उस पर टैक्स पे करना हो, आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। इवन अगर इनवर्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन भी है और शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग क्या है, वो सप्लाई है, तो भी हम उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। बस इनवर्ड सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, उस पर टैक्स का क्या होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, और टैक्स भी कौन से, सिर्फ जीएसटी टैक्सेस का ही आईटीसी मिलेगा, अदर देन जीएसटी टैक्सेस का, अदर देन कंपनसेशन सेस का आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब एक्साइज का, सेल्स टैक्स का, वैट का, सीएसटी का, सेंट्रल एक्साइज का, स्टेट एक्साइज का आईटीसी नहीं मिलेगा। इवन अगर हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे हमें जीएसटी भी पे करना हो, लेकिन इनवर्ड सप्लाई पे जो अदर देन जीएसटी टैक्सेस हैं, उनका हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। हमें आईटीसी तभी मिलेगा जब आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे करना हो। अगर हमें आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे नहीं करना है, ओके, तब वो सप्लाई ही नहीं है, तो उस पे जीएसटी ही पे नहीं करना है। तो अगर हमारे आउटवर्ड पे जीएसटी पेबल नहीं है, तो जो इनवर्ड पे जीएसटी पे कर क्या है, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पेबल है लेकिन इनवर्ड पे जीएसटी नहीं, अदर टैक्सेस है, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी हमें क्या मिलेगा, तभी मिलेगा, आईटीसी हमें क्या मिलेगा, तभी मिलेगा जब हमें आगे भी क्या देना हो, जीएसटी देना हो, और पहले भी इनवर्ड सप्लाई पर क्या लगकर आया हो, जीएसटी लगकर आया हो, तो ही क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है। जो आईटीसी मिलता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट हो जाता है, और इस असेट को हम यूज कर पाते हैं आउटवर्ड सप्लाई पे। जो जीएसटी की क्या होती है, लायबिलिटी होती है, इस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ये असेट क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। ये असेट क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। और इसको यूटिलाइज करने से क्या होता है, कैश में हमें जो पेमेंट करना पड़ता है, ई कैश का जो पेमेंट होता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये हमने जूस निकाला है। अदर टैक्सेस का, एक्साइज का, सेल्स टैक्स का हमको क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। इनवर्ड सप्लाई चाहे इनपुट की हो, इनपुट गुड्स की हो, कैपिटल गुड्स की हो, इनपुट क्या हो, सर्विस की हो, हमको उसका आईटीसी मिल जाएगा। हम इसका जूस भी निकालेंगे, वर्ड का, इनपुट का, और किसका, कैपिटल गुड्स का। दोनों ही क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। हम डेफिनेशन पे जाएंगे, दोनों का जूस निकालेंगे, दोनों ही क्या होते हैं, गुड्स होते हैं, लेकिन जिन्हें अपनी बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया जाता है वो बन जाते हैं कैपिटल गुड्स, और जिन गुड्स को कैपिटलाइज नहीं किया जाता है वो हो जाते हैं हमारे लिए क्या, इनपुट होते हैं। वो क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। इमीडिएटली बिजनेस में यूज लेना जरूरी नहीं है। इवन अगर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर क्या है, बिजनेस है, बिजनेस किस चीज का, सप्लाई का, आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। पुट टू यूज करना कोई कंडीशन नहीं है, बिना पुट टू यूज करे भी आप आईटीसी ले सकते हैं, और 100% आईटीसी ले सकते हैं। कोई प्रोपोर्शनेट आईटीसी नहीं है, 100% आईटीसी का क्या होता है, अवेलमेंट होता है। लेकिन अगर बाद में आपने आईटीसी लेने के बाद में अगर पर्सनल यूज के लिए उसको क्या ले लिया, काम में ले लिया, तो सेक्शन 17 और सबसेक्शन 5 के प्रोविजन से वो आईटीसी आपका क्या बन जाएगा, ब्लॉक्ड क्या बन जाएगा, आईटीसी बन जाएगा। आईटीसी कैसे लिया जाता है, आईटीसी कैसे लिया जाता है, तो जरा समझिएगा
कैसे आईटीसी क्या होता है, लिया जाता है? जब सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 क्या करता है, फाइल करता है। जब सप्लायर अपना जीएसटीआर क्या करता है, 1 क्या करता है, फाइल करता है, इसमें वो अपनी डिटेल्स देता है, जिसमें वो अपनी क्या देता है, डिटेल्स देता है। और डिटेल्स किस चीज की देता है? डिटेल्स ऑफ कौन सी? आउटवर्ड सप्लाई की क्या देता है, डिटेल देता है। आउटवर्ड सप्लाई की क्या देता है, डिटेल देता है। ये डिटेल ऑटो पॉपुलेट होती है। ये डिटेल्स क्या होती है, ऑटो पॉपुलेट होती है। जीएसटीआर किसमें, 2A के, रिसिपेंट के। जीएसटीआर किसके, 2A के। आईएसडी वालों के होती है जीएसटीआर किसमें, 6A में क्या होती है, ऑटो पॉपुलेट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑटो ड्राफ्टेड बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये लीजिए हमने लिख दिया, ऑटो क्या हो जाती है, ड्राफ्टेड हो जाती है। पोर्टल इसीलिए ही काम कर रहा है कि ये डिटेल्स ऑटो क्या कर दिया जाए, ड्राफ्ट कर दिया जाए। ये कर दी है ऑटो, क्या कर दी है, ड्राफ्ट कर दी है। ओके ठीक है। अब ये ऑटो ड्राफ्ट जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स एडिटेबल होती है। ये डिटेल्स क्या होती है, एडिटेबल होती है। इसे आप एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में नहीं दी है, जीएसटीआर 1 में नहीं दी है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अगर उसने कोई गलत क्या कर दी है, इनवॉइस दे दी है, तो आप उसको डिलीशन भी कर सकते हैं। और उसने डिटेल जो दी है वो डिटेल सही तरीके से नहीं दी है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एडिटेबल है, क्या है ये, एडिटेबल है। ओके, जब आप जीएसटीआर 2 के अंदर क्या करेंगे, डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर फाइल हो जाएगा आपका जीएसटीआर क्या होगा, 2 फाइल होगा। आईएसडी वालों का जीएसटीआर 6 क्या होगा, फाइल होगा, और वो क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। तो इस तरीके से ऑटो पॉपुलेट होता है। जीएसटीआर 2A में होता है, 6A में होता है, उससे फाइलिंग होती है जीएसटीआर 2 की। जीएसटीआर 6 की क्या होती है, फाइलिंग होती है, और उस फाइलिंग से क्या लिया जाता है, आईटीसी लिया जाता है। एनआरटीपी के केस में डायरेक्टली ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है। वहां पर जीएसटीआर 5 फाइल करके ही क्या लिया जाता है, आईटीसी लिया जाता है। इसके पीछे एक रीजन भी है, लॉजिक आपको बाद में समझाया जाएगा, इस तरीके से क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है। तो नॉर्मल टैक्स पेयर जो भी होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी हो गए हैं, जीएसटीआर 2 फाइल करके क्या लेते हैं, आईटीसी लेते हैं। ऑटो पॉपुलेट 2A से होता है। एनआरटीपी वालों के ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है, वो जीएसटीआर 5 फाइल करके आईटीसी लेते हैं। आईएसडी वालों के 6A में ऑटो पॉपुलेट होता है। ओके, आईएसडी वाले जीएसटीआर 6 फाइल करके क्या लेते हैं, आईटीसी लेते हैं। प्रेजेंटली जीएसटीआर 2A2 नहीं हो रहा है, तो डिटेल हमको आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, दोनों डिटेल कंसोलिडेटेड बेसिस पे किस पे देनी पड़ रही है, 3B में देनी पड़ रही है, 3B में देनी पड़ रही है। टीडीएस जो है, टीसीएस जो है, ये सप्लायर की आउटवर्ड किस पे होता है, सप्लाई पे होता है, लेकिन आईटीसी हमें हमारी इनवर्ड सप्लाई का मिलता है। इसलिए टीडीएस और टीसीएस कभी भी ई क्रेडिट लेजर में क्या नहीं होते हैं, क्रेडिट नहीं होते हैं। ये कभी भी ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट नहीं होते हैं, ये ई कैश लेजर में हमको क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। एक बार हमारी सप्लाई पे टीडीएस होता है, लेकिन साथ ही साथ वो हमें ई कैश लेजर में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे टीसीएस होता है, लेकिन जो टीसीएस होता है वो अमाउंट अगेन हमें ई कैश लेजर में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट करा दिया जाता है। ओके, यूआईएन होल्डर जो होते हैं, यूआईएन जो क्या होते हैं, होल्डर होते हैं, उन्हें जीएसटी लॉ के अंदर, उन्हें जीएसटी लॉ में क्या नहीं माना है, रजिस्टर्ड पर्सन का स्टेटस नहीं है। ऐसी स्थिति में वो इनवर्ड सप्लाई का क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। वो इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि उनकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट होती है, इसलिए भी आईटीसी नहीं ले सकते। और इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि वो यूआईएन होल्डर है, और यूआईएन होल्डर को क्या नहीं होता है, रजिस्टर्ड पर्सन का क्या नहीं है, दर्जा नहीं है। यूआईएन होल्डर को किसका दर्जा नहीं है, यूआईएन होल्डर जो होते हैं वो नॉट रिगार्डेड एज, वो क्या होते हैं, नॉट रिगार्डेड एज। डेफिनेशन पढ़ेंगे, जूस निकालेंगे। नॉट रिगार्डेड एज क्या है, रजिस्टर्ड क्या है, पर्सन।
उन्हें जीएसटीएन होल्डर नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में यूआईएन होल्डर क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन 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 विशेष बात, इनको क्या नहीं है, आईटीसी नहीं है, नो आईटीसी है। टू किसको, यूआईएन किनको, होल्डर्स को, उनको आईटीसी नहीं है। लेकिन 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 वो अपना स्टेटमेंट जीएसटीआर 11 फाइल करके क्या करते हैं, रिफंड क्लेम कर लिया जाता है, रिफंड हो जाता है। इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे किए होते हैं उनको रिफंड की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है, रिफंड की व्यवस्था है, लेकिन आईटीसी की व्यवस्था नहीं है। क्या नहीं है, आईटीसी की व्यवस्था नहीं है। तो ये वन मोर हमने जूस निकाला कि यूआईएन होल्डर को आईटीसी नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें नॉट रिगार्डेड एज क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर आपने कोई सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन भी है, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग वो सप्लाई है, विदाउट कंसीडरेशन है, उस पर टैक्स क्या होगा, पेबल होगा, आप उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। तो टैक्स जो पेड है ऑन सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन को, तो भी उसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। अगर हमारी आउटवर्ड ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 की एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, शेड्यूल 3 की एक्टिविटी है, जिसे लॉ ने सप्लाई माना ही नहीं है, और आईटीसी तभी मिलेगा जब बिजनेस हमारा किस चीज का होना चाहिए, सप्लाई का होना चाहिए। बिजनेस ही हमारा किसका होना चाहिए, सप्लाई का। अगर हमारा बिजनेस शेड्यूल 3 की एक्टिविटी का है, सप्लाई नहीं है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी हमेशा ई क्रेडिट लेजर जीएसटीएन बेसिस पे मेंटेन होता है, पैन बेसिस पे मेंटेन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं, रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम क्या देखते हैं, एग्रीगेट क्या देखते हैं, टर्नओवर देखते हैं। और एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा कौन से बेसिस देखा जाता है, पैन बेसिस क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। कौन से बेसिस, पैन बेसिस क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ओके, लेकिन रजिस्ट्रेशन पैन बेसिस नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन हमारे जीएसटी लॉ के अंदर स्टेट बेसिस होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, स्टेट बेसिस होता है, और उन्हीं स्टेट में होता है जहां आप क्या होते हैं, लायबल होते हैं। जिन स्टेट के अंदर आप लायबल नहीं है, जिन स्टेट में आप लायबल नहीं है, जैसे जहां से आप आउटवर्ड सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, वहां आप क्या नहीं है, लायबल नहीं है। तो जिन स्टेट के अंदर आप लायबल हैं, ओके, जहां आप रजिस्टर्ड हैं, बस वहीं उसी जीएसटीएन पे आपको क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, उसी जीएसटीएन पे आपको आईटीसी मिलेगा। इसका मतलब एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेसिस पे कंसीडर किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, स्टेट बेसिस होगा, और जिन जीएसटीएन पे रजिस्ट्रेशन होगा, जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन होगा, सिर्फ वहीं पर ही क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। आईटीसी ई क्रेडिट लेजर पैन बेसिस नहीं, पोर्टल पे नहीं होता है, वो जीएसटीएन बेसिस ही होता है। वो कौन सा होता है, जीएसटीएन क्या होता है, बेसिस भी होता है। यहां पर एक बात और करते हैं, आपको आगे बहुत बढ़िया बात बताई जाएगी। एक जीएसटीएन का जो ई क्रेडिट लेजर होता है, एक जीएसटीएन का जो ई क्रेडिट लेजर होता है, वो दूसरे जीएसटीएन के ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करने का व्यवस्था है, लेकिन क्या कंडीशन है वो आगे सीखी जाएगी। एक बहुत ही बढ़िया बात बताइए एमसीक्यू के लिए, एक जीएसटीएन का ई क्रेडिट लेजर का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो सेम पेन पे, आपका जो क्या है पेन है, ये आपका क्या हो गया, पेन हो गया है, इसी पेन पे जो दूसरा जीएसटीएन है उसको ई क्रेडिट लेजर में क्या करा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। कौन सा फॉर्म होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, हम जूस निकालेंगे रूल का और फॉर्म का, और आपको क्या करेंगे, बताएंगे। लेकिन ये व्यवस्था भी हमारी किस में है, लॉ में है। ये हमने जूस निकाला सेक्शन 16 सब सेक्शन किसका, 1 का। अब इसमें से लेके एमसीक्यू बन जाए या किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाए, रॉन्ग होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितना इंटरप्रिटेशन निकालना था हमने इन 4 लाइनों का, सिर्फ इतनी सी लाइनों का हमने आगे क्या निकाला है, इंटरप्रिटेशन निकाल लिया है। लेकिन अब हमारी बारी है किसको, आपको बताने की, किन की, फॉर्म्स बताने की। अब हम आपको क्या बताएंगे, फॉर्म बताएंगे, और उन फॉर्म से हम क्या लेते हैं, आईटीसी लेते हैं। तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी हम यहां पर अभी करने वाले हैं। हम आ जाते हैं हमारे फॉर्म्स पे, हम आ जाते हैं हमारे किस पे, फॉर्म्स पे। यस, अब हमारे सामने है हमारा कौन सा, जीएसटीआर कौन सा है, 2 है, जो क्या होता है, ऑटो ड्राफ्टेड होता है।
ओके क्या होता है, ऑटो क्या होता है, ड्राफ्टेड होता है। सप्लायर अपना GSTR 1 क्या करता है, फाइल करता है, वहां से क्या होता है, ऑटो ड्राफ्टेड होता है। ओके, NRTP वालों से अगर आपने सप्लाई ली है तो उनके GSTR 5 से क्या होगा, ऑटो क्या होगा, ड्राफ्टेड होगा, वहां से होगा। ISD वाला जब अपना GSTR 6 फाइल करेगा और ISD इनवॉइस के बेस पे ITC का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो उसकी डिटेल रिसिपेंट को ऑटो ड्राफ्टेड होगी, किसके अंदर, 2A के अंदर होगी। किसमें होगी, 2A में होगी। 4 से नहीं होगा क्योंकि कंपोजिशन वालों से सप्लाई लेने पे ITC मिलता ही नहीं है। क्या नहीं मिलता है, ITC मिलता ही नहीं है। तो अब यहां पर ऑटो पॉपुलेट होके जानकारी आ रही है किसकी, इनवर्ड क्या है, सप्लाई की। इनवर्ड क्या है, सप्लाई, ये वो इनवर्ड सप्लाई है जो अदर देन कौन सी वाली है, RCM वाली है। आप इसमें बताएंगे, आप इसमें ITC बताएंगे, IGST का, CGST का, SGST का और कंपनसेशन किसका, सेस का। इसमें हमको क्या देनी होगी, डिटेल देनी होगी। फिर डिटेल देंगे इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर क्या है, RCM है, जिसके ऊपर क्या है, RCM है। इस तरह से ऑटो पॉपुलेट हो क्या आएगा, एडिटेबल होगा, एडिटेबल होगा। और इससे हम हमारा GSTR 2 क्या करेंगे, फाइल करेंगे। और GSTR 2 फाइल करने से हमें क्या मिलेगा, ITC मिलेगा। दैट इज, इसमें आएगी डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। वहां जो आप क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे तो वो डिटेल हमारे GSTR किस में आएगी, 2 में आएगी। और उससे अब हम क्या ले सकेंगे, ITC ले सकेंगे। 2A में ऑटो ड्राफ्टेड होके आती है और 2 से हम क्या लेते हैं, ITC मिलते हैं। IGST का अलग, CGST का अलग, SGST का अलग और कंपनसेशन सेस का क्या मिलेगा, हमको अलग से क्या मिलेगा, ITC मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान होना चाहिए ये सारी व्यवस्था अभी GSTR किस में आ चुकी है, 3B में आ चुकी है, जिसमें कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन जारी है। आउटवर्ड सप्लाई भी इसी में है और इनवर्ड सप्लाई भी इसी में है। डिटेल्स ऑफ कौन सी, आउटवर्ड सप्लाई, डिटेल्स ऑफ कौन सी है, इनवर्ड क्या है, सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई से आप अपना क्या लेंगे, ITC क्या करेंगे, अवेल करेंगे। तो इसी फॉर्म से ITC क्या हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है। IGST का, CGST का, SGST का और कंपनसेशन किसका है, सेस का। तो प्रैक्टिकली अभी GSTR 3B की क्या होती है, फाइलिंग होती है। यहां पर एक बहुत ही बढ़िया बात आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं, ऑटो पॉपुलेट होके तभी आएगी जब सामने वाला अपना GSTR 1 क्या करेगा, फाइल करेगा। ऑटो पॉपुलेट होके तभी आएगी जब सामने वाला NRTP GSTR 5 क्या करेगा, फाइल करेगा। ऑटो पॉपुलेट होके 2A में तब आएगी जब सामने वाला GSTR 6 क्या करेगा, फाइल करेगा। लेकिन इंपोर्ट के केस में जो बिल ऑफ क्या होती है, एंट्री होती, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में बैगेज के थ्रू आपने मंगाया है, ओके, जो डॉक्यूमेंट होगा, पोस्ट के थ्रू जो मंगाया तो उसका जो डॉक्यूमेंट होगा वहां पर ऑटो ड्राफ्टेड नहीं होगा क्योंकि वहां पर GSTR 1 सप्लायर GSTR 1 का फाइलिंग नहीं होगी, 5-6 की फाइलिंग नहीं होगी। इसी तरीके से इंपोर्ट ऑफ क्या होती है, सर्विस होती है। इसी तरीके से इंपोर्ट ऑफ क्या होती है, सर्विस होती है, जिसपे कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, RCM कॉन्सेप्ट लगता है, जिसमें हमारे रिसिपेंट को सेल्फ इनवॉइस के बेस पे क्या लेना पड़ता है, ITC लेना पड़ता है। क्योंकि सप्लायर तो यहां पर रजिस्टर्ड होता ही नहीं, सप्लायर तो कहां है, विदेश में है, वो विदेश में है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, GSTR 1 फाइल नहीं करता, ऑटो ड्राफ्टेड नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें खुद सेल्फ क्या देनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। हमें सेल्फ क्या देनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ये इंपोर्ट ऑफ कौन सा हुआ, गुड्स हुआ, इंपोर्ट ऑफ क्या हुआ, सर्विस हुआ। यहां हमें सेल्फ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और उसका ITC क्या करना पड़ता है, अवेल करना पड़ता है। उसका ITC हमें क्या करना पड़ता है, अवेल करना पड़ता है। ये जो हमारा GSTR कौन सा था, 2A था, जिसमें ऑटो ड्राफ्टेड हो रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, ऑटो ड्राफ्टेड हो रहा था। इसमें ऑटो ड्राफ्टेड नहीं होता है, कहीं पर भी ऑटो क्या नहीं है, ड्राफ्टेड नहीं है। कौन सा, बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, RCM वाला, सेल्फ इनवॉइस वाला क्या नहीं होता है, ऑटो ड्राफ्टेड नहीं होता है। उसकी डिटेल हमें खुद हमको ही GSTR किस में देनी पड़ती है, 2 के अंदर क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। ये रहा आपका GSTR 2। प्रैक्टिकल क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं ताकि आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। ओके, ये हमारा कौन सा हो गया, RCM वाला हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, RCM वाला हो चुका है। और इसके बाद में इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम क्या है, अनरजिस्टर्ड। इंपोर्ट ऑफ क्या है, सर्विस है। तो ये ऑटो ड्राफ्टेड नहीं होती है। ये डिटेल हमको खुद को क्या करनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है और फिर हम क्या ले पाते हैं, ITC ले पाते हैं। ऑटो ड्राफ्टेड होती है GSTR किस में, 6A में भी होती है।
जीएसटीआर किस में है, 6A में है। आइए उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सा कंपोजिशन वाले को आईटीसी नहीं मिलता है। आइए उसका जीएसटीआर 4 आपको क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं। उसमें कहीं पर भी आईटीसी नहीं आएगा। ये इनवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन तो आ रही है, लेकिन कहीं पर भी क्या नहीं है, आईटीसी मेंशन नहीं है। कहीं पर भी क्या नहीं है, आईटीसी मेंशन नहीं है। इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जरूर आ रही है, लेकिन आईटीसी कहीं पर भी क्या नहीं है, मेंशन नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन वालों को क्या नहीं मिलता है, आईटीसी नहीं मिलता। एनआरटीपी वाले जो होते हैं, एनआरटीपी वाले अपनी डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई की भी जीएसटीआर किस में देंगे, 5 में देंगे। इनवर्ड की भी किस में देंगे, 5 में देंगे। विशेष बात, अभी मौका नहीं है फिर भी बता रहा हूं, एनआरटीपी जो बाहर से आते हैं उनको सिर्फ इंपोर्ट का ही क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट का मिलता है। यहां के डोमेस्टिक आईटीसी उन्हें अलाउ नहीं है। ये रहा हमारा इंपोर्ट ऑफ क्या है, गुड्स है, और सिर्फ इसी का आईटीसी उनको अवेलेबल है। डोमेस्टिक जो उन्होंने सप्लाई ली है, जो उन्होंने क्या ली है, डोमेस्टिक क्या ली है, सप्लाई ली है। आइए उसका जूस भी आपके सामने क्या कर देते हैं, हम रख देते हैं। ये रहा हमारा कौन सा है, एनआरटीपी है। एक तो उसने कौन सी ली है, डोमेस्टिक क्या ली है, इनवर्ड सप्लाई ली है। कौन सी सप्लाई ली है, डोमेस्टिक इनवर्ड क्या है, सप्लाई है। और इस डोमेस्टिक इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसका आईटीसी तो ब्लॉक्ड आईटीसी है। सेक्शन 17 और सब सेक्शन 5 के प्रोविजन से उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। इसलिए जीएसटीआर 5 में, इसलिए जीएसटीआर किसके अंदर, 5 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट वाला ही आईटीसी मिलता है। तो ये रहा उनका इंपोर्ट ऑफ क्या है, गुड्स है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी वो जीएसटीआर क्या करके 5 फाइल करके उसका आईटीसी क्या कर सकेंगे, अवेल कर सकेंगे। उसका आईटीसी क्या कर सकेंगे, अवेल कर सकेंगे। आपके सामने जीएसटीआर कौन सा है, यस तो ये कौन सा हुआ, एनआरटीपी का जीएसटीआर कौन सा है, 5 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ही आईटीसी मिल रहा है। डोमेस्टिक का क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद में जीएसटीआर, अच्छा 5 है, ओआईडीआर वालों का था। ओआईडीआर वालों का था, कौन से ओआईडीआर वाले, जो कहां पर है, लोकेटेड है कहां पर, आउटसाइड इंडिया में, और सप्लाई दे रहे हैं नॉन टैक्सेबल, किसको, पर्सन को सप्लाई दे रहे हैं। आप देख सकेंगे यहां पर कहीं पर भी उनकी आईटीसी की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की ही क्या इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। ये जीएसटीआर 6 है। ये जीएसटीआर 6 कौन होते हैं, आईएसडी वाले होते हैं, और ये इससे अपने रिसिपेंट्स को क्या करते हैं, आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये यहां पर आईएसडी इनवॉइस करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ये डिटेल उनके रिसिपेंट्स को ऑटो पॉपुलेट होके जाती है जीएसटीआर किसमें, 2A के अंदर। ऑटो पॉपुलेट, ऑटो ड्राफ्टेड होती है किसमें, 2A के अंदर, और ये उसका क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसका, आईटीसी का। खुद आईटीसी अवेल करते हैं जीएसटीआर कौन से 6A से, खुद अवेल करते हैं कौन से जीएसटीआर किससे, 6A से, जो उनको ऑटो ड्राफ्ट होके आता है। जिस सप्लायर से उन्होंने इनवॉइस ली है वहां से ऑटो ड्राफ्ट होके आता है जीएसटीआर 1 से, और ये उस बेसिस पे यहां पर क्या लेते हैं, उसका आईटीसी अवेल करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करते हैं, अवेल करते हैं। ओके, तो हमको क्या मिल रहा है, आईटीसी मिल रहा है। जीएसटीआर हमने क्या करा, 2 फाइल करा। जीएसटीआर हमने क्या करा, 5 फाइल करा एनआरटीपी के लिए। आईएसडी वालों ने जीएसटीआर 6 क्या करा है, फाइल करा है। वहां से उनको आईटीसी होता है। ऑटो ड्राफ्ट होके 2A के अंदर आता है, ऑटो ड्राफ्ट होके किस में आता है, 6A के अंदर आता है। ऑटो ड्राफ्ट, ऑटो ड्राफ्ट, ऑटो ड्राफ्ट 4A से क्या होता है, आता है, लेकिन उसका क्या नहीं मिलता है, आईटीसी नहीं मिलता है। क्योंकि उसका आईटीसी नहीं मिलता, सेक्शन 10 वालों को क्या नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता। तो यहां पर हमने सब सेक्शन 1 का क्या निकाला है, जूस निकाला है। रेलेवेंट फॉर्म भी आपको दिखाए हैं, प्रूव करा है कि ओआईडीआर वाले जीएसटीआर कौन से होते हैं, 5A होते हैं, उनको क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। टीडीएस वालों का आईटीसी नहीं है, ये लीजिए टीडीएस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जीएसटीआर 7 क्या करते हैं, फाइल करते हैं। यहां पर कहीं पर भी आप देख लीजिए आईटीसी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन होती है, टीडीएस की इंफॉर्मेशन होती है। आईटीसी इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि टीडीएस सप्लायर की क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई का होता है।
टीडीएस क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई का होता है, और आईटीसी किसका मिलता है, इनवर्ड क्या मिलता है, सप्लाई का आईटीसी मिलता है। ऐसी स्थिति में टीडीएस का क्या नहीं होता है, आईटीसी नहीं होता है। उसी तरीके से हमारा ईसीओ का क्या होता है, जीएसटीआर 8 स्टेटमेंट होता है। टीसीएस की ये क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। टीसीएस का भी क्या नहीं होता है, आईटीसी नहीं होता। टीसीएस का भी आईटीसी नहीं होता क्योंकि टीसीएस सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाई पे होता है, इसलिए टीसीएस का भी आईटीसी नहीं होता है। यहां पर कोई आईटीसी की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, फॉर्म के साथ प्रूव कर दिया है, वर्ड के साथ में प्रूव कर दिया। और यहां सब सेक्शन 1 का हमने क्या निकाला है, अभी जूस निकाला है, सब का जूस निकाला है। यस, अब हम सब सेक्शन 2 का क्या निकालेंगे, जूस निकालेंगे। अभी हमने सब सेक्शन 1 का क्या निकाला था, जूस निकाला था। एलिजिबिलिटी थी, रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 22 से रजिस्टर्ड हो सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 के प्रोविजन से हो सकता है। और रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 25 के सब सेक्शन 3 से वॉलंटरी भी क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है। वो किसी भी रीजन से क्या हो, रजिस्टर्ड हो, आप आईटीसी ले सकते हैं। इंटेंडेड टू बी यूज फॉर बिजनेस है तो भी आपको उसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। एनआरटीपी भी ले सकते हैं, आईएसडी वाले भी ले सकते हैं, और जो नॉर्मल टैक्स पेयर है वो भी ले सकते हैं। नॉर्मल टैक्स पेयर अपने जीएसटीआर 2A से लेगा। एनआरटीपी जीएसटीआर किससे लेगा, 5 से लेगा। जी हां, 5 से लेगा, 5A नहीं। जीएसटीआर किससे लेगा, 5 से लेगा। आईएसडी वाला जीएसटीआर किससे लेता है, 6A से लेता है। अच्छा, 5A जो होता है एग्जाम पर्पस के लिए नहीं आएगा काम में, लेकिन बात बहुत ही बढ़िया क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। जो हमारा जीएसटीआर 5 होता है वो ओआईडीआर वालों के लिए होता है। जो बाहर वाले ओआईडीआर हैं, जो बाहर वाले क्या है, ओआईडीआर हैं, वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 5A से। और जीएसटीआर 5A से जीएसटीआर 5 अगर फॉर्म देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि उससे आईटीसी मिलता ही नहीं है, उससे आईटीसी मिलता ही। यस स्टूडेंट्स, देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं लेकर आया हूं, और वो है हमारा फॉर्म जीएसटीआर, कौन सा है, 5A है। आइए उसको एनलार्ज भी कर देता हूं, जीएसटीआर किसको, 5A को। आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 5A किसका है, ओआईडीआर वाले सप्लायर्स का होता है। किन का होता है, ओआईडीएआर किन का होता है, सप्लायर्स का होता है। ओके, तो ओआईडीआर वाले हमारे क्या है, सप्लायर है। अभी स्क्रीन से हट गया है तो दोबारा हम उसको लेकर आ जाते हैं। ये रहा, ओआईडीआर सप्लायर है आउटसाइड इंडिया से, लोकेटेड कहां पर है, आउटसाइड इंडिया से। कहां सप्लाई दे रहे हैं, इंडिया में, टू नॉन टैक्सेबल पर्सन को, नॉन टैक्सेबल पर्सन को। ऐसी स्थिति में सेक्शन 24 के प्रोविजन से उन्हें इंडिया में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड था। अगर वो अपनी सप्लाई किसी टैक्सेबल पर्सन को देते तो हम उस पे आरसीएम लगा देते और रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने सप्लाई किनको दी है, नॉन टैक्सेबल पर्सन को दी है, और ये सप्लाई एग्जेम्प्ट भी नहीं की गई है, और रिसिपेंट से टैक्स प्रैक्टिकली वसूल किया भी नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जो बाहर जो ओआईडीआर वाला है उसे इंडिया में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अगर वो इंडिया में बिजनेस करना चाहता है। ओके, और अपना रिटर्न फाइल करता है फॉर्म जीएसटीआर किससे, 5A से। और फॉर्म जो जीएसटीआर 5A होता है इसमें सारी डिटेल्स किसकी जा रही है, उसकी आउटवर्ड सप्लाई की जा रही है टू कंज्यूमर्स इन इंडिया। उसकी क्या जाती है, सप्लाई जाती है, उसी की क्या जाती है, डिटेल जाती है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और जो भी टैक्स अमाउंट होता है सिर्फ वही क्या जाती है, डिटेल जाती है। इनवर्ड सप्लाई की डिटेल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे ओआईडीएआर वाले हैं, हालांकि वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हैं, कंपलसरी रजिस्टर्ड हैं, ओके, लेकिन वो उसका क्या नहीं ले सकते, उनको आईटीसी नहीं होता है, उनको क्या नहीं होता, आईटीसी नहीं होता। जीएसटीआर 5 होता है हमारा किन का होता है, एनआरटीपी वालों का होता है। आइए आपको दिखा देता हूं, जीएसटीआर 5 किन का है, रिटर्न है फॉर नॉन टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट किसका, टैक्सेबल पर्सन का, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का। आप देख रहे हैं इनपुट और कैपिटल गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम के ओवरसीज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स,
इनवर्ड सप्लाई की डिटेल है। कौन सी है? इनवर्ड सप्लाई, जो अपने साथ वो लेकर आए थे, उस पे जो उन्होंने कस्टम में जो आईजीएसटी पे करा था, वो उसका क्या ले सकते हैं? आईटीसी ले सकते हैं। यहां पर बिल ऑफ एंट्री की क्या डाल के, डिटेल डाल के, जितना आईजीएसटी पे करा, जितना जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या करा है, पे करा है, और आप देखिए कॉलम में लिखा है लास्ट में अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल। तो एनआरटीपी क्या ले सकते हैं? आईटीसी ले सकते हैं, एनआरटीपी ले सकते हैं। सीटीपी वालों को तो क्या होता है? जीएसटी 2A ही होता है, जीएसटी 2A होता है, उसमें इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होती है, उससे वो उसका क्या ले सकते हैं? आईटीसी ले सकते हैं। ओआईडीआर वाले क्या नहीं ले सकते? आईटीसी ले नहीं सकते। कंपोजिशन वाले आईटीसी नहीं ले सकते। आईएसडी वालों का आपको बताया था कौन सा? जीएसटीआर 6A से लेते हैं। वो आईटीसी किससे लेते हैं? 6A से लेते हैं। तो आइए एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में चले जाए। फॉर्म आपको स्क्रीन पे जीएसटीआर 6A दिख रहा है। डिटेल्स ऑफ सप्लाई ऑटो ड्राफ्टेड, ऑटो पॉपुलेट हो रही है, ओके, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल है, किसको? आईएसडी वालों को, और यहां से वो उसका क्या ले सकते हैं? आईटीसी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे कंपोजिशन वाले रजिस्टर्ड होते हुए भी नहीं ले सकते, ओआईडीआर वाले भी रजिस्टर्ड होते हुए भी नहीं ले सकते। एनआरटीपी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। जीएसटीआर किससे? 5 से ही लेते हैं, जीएसटीआर 5 से लेते हैं। आइए अब हमारे हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 कंडीशंस का है, किसका है? कंडीशंस का है। आईटीसी को अवेल करने की कंडीशन है। आप सबसेक्शन 1 से एलिजिबल हैं, लेकिन जब तक सबसेक्शन 2 की कंडीशंस को क्या नहीं करेंगे? कंप्लाई नहीं करेंगे, तो आप उसका क्या नहीं ले सकेंगे? आईटीसी नहीं ले सकेंगे। आइए हम जूस निकालेंगे। आईटीसी 2 कौन सा है? रजिस्टर्ड पर्सन अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर क्या सेटिस्फाई। तो सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी आप उसका क्या ले सकेंगे? आईटीसी ले सकेंगे। पहली कंडीशन सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, ओके, याद रखिएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और क्लॉज कौन सा है? ए है। पोसेशन आपके पास में पोसेशन में होनी चाहिए। ऑफ कौन सी होनी चाहिए? टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। इसका मतलब आईटीसी लेने के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आप क्या ले सके? आईटीसी ले सके। और वो डॉक्यूमेंट है कौन सा? टैक्स इनवॉइस है। वो हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा है? टैक्स इनवॉइस है, ओके। तो टैक्स इनवॉइस के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप क्या ले सकते हैं? आईटीसी ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं? आईटीसी ले सकते हैं। अब हम यहां पर जूस निकालते हैं। अब भले ये टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 और क्लॉज एफ में रिसिपेंट ने आरसीएम में सेल्फ इनवॉइस बनाई हो, अगर आपका सप्लायर क्या है? अनरजिस्टर्ड है, रिसिपेंट आपका रजिस्टर्ड है, सप्लाई पे आरसीएम है, सप्लाई पे आरसीएम है 93 या फिर कौन सा 94 वाला या 5354 वाला, जो भी आप पे आरसीएम है, जिसमें 31 सब सेक्शन 3 और क्लॉज एफ के प्रोविजन से आपने रिसिपेंट ने उसकी सेल्फ इनवॉइस बनाई है, आप सेल्फ इनवॉइस के बेस पे आप उसका क्या ले सकेंगे? आईटीसी ले सकेंगे। आप क्या ले सकेंगे? आईटीसी ले सकेंगे। ये रहा जूस निकला हुआ सेल्फ इनवॉइस सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 और क्लॉज कौन सा है? एफ है। टैक्स इनवॉइस के बेस पे ले सकेंगे। इवन सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 और क्लॉज ए में जो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस होती है, तो रिसिपेंट जो है सप्लाई का, वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे उसका क्या ले सकेगा? आईटीसी ले सकेगा। 31 सब सेक्शन 3 और क्लॉज कौन सा होता है? ए होता है। तो जब उसे रिवाइज टैक्स इनवॉइस मिलेगी, सप्लाई ऑलरेडी ले चुका था लेकिन उसे उस समय आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी लेने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए टैक्स इनवॉइस, और डॉक्यूमेंट जब सप्लायर रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके विद इन 1 मंथ में उसे अपने रजिस्टर्ड रिसिपेंट को क्या इशू कर देनी है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे आज हमारा रिसिपेंट जो उसने सप्लाई ली थी उसका क्या ले सकेगा? आईटीसी ले सकेगा। आईटीसी कौन से बेस पे ले सकोगे? डेबिट नोट सेक्शन 34 का प्रोविजन है। सेक्शन 34 में डेबिट नोट इशू करने का प्रोविजन दिया है। अगर ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस इशू हो चुकी है लेकिन उस टैक्स इनवॉइस में जो टैक्स चार्ज किया गया है, जो टैक्सेबल वैल्यू है, वो टैक्सेबल वैल्यू कम है, उसके अंदर उसमें टैक्स चार्ज कम किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप उसका डेबिट नोट इशू कर सकेंगे। कभी भी अगर डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट होता है, डिलेड पेमेंट की
लेट फी होती है, डिलेड पेमेंट की क्या होती है, पेनल्टी होती है। तो उसके रेस्पेक्ट में डेबिट नोट क्या किया जाता है, इश्यू किया जाता है। और डेबिट नोट वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे रिसिपेंट उसका क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। और डेबिट नोट को इश्यू करने का प्रोविजन सेक्शन 34 में दिया है। सेक्शन किस में दिया है, 34 में दिया है। तो आप उसका क्या ले सकेंगे, डेबिट नोट के बेस पे उसका आईटीसी ले सकेंगे। ओके, इंपोर्ट के केस में ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट के केस में जीएसटीआर 2A में डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आएगी, ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में आपको खुद को बिल ऑफ एंट्री की, आपने इंपोर्ट जो करा है बैगेज की तरह करा है, पोस्ट की तरह करा है, कॉमर्शियल आपने इंपोर्ट करा है, तो जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको स्वयं खुद को क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। आपको स्वयं डालनी पड़ेगी जीएसटीआर 2 में, जीएसटीआर 5 में, जीएसटीआर 6 में, क्योंकि ये ऑटो पॉपुलेट नहीं होती है। ये जीएसटीआर 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं होती है, 6A में ऑटो पॉपुलेट नहीं होती है। लेकिन इंपोर्ट के केस में जो आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो आईजीएसटी पे करा है और जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर पे करा है, आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन उसका आईटीसी लेने के लिए खुद आपको बिल ऑफ एंट्री की, बैगेज के डॉक्यूमेंट की, पोस्ट की डॉक्यूमेंट की डिटेल खुद को क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। आईएसडी इनवॉइस के बेस पे आप आईटीसी ले सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आईएसडी ऑफिस हूं, ओके, हमारा एक ही पैन है और आप अलग अलग स्टेट में कौन है, अलग अलग स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने इनपुट सर्विस रिसीव करी है। तो बेसिकली आप रिसिपेंट्स हैं, आप इनपुट सर्विस के कौन है, रिसिपेंट है। एक्चुअल रिसिपेंट तो आप हैं, एक्चुअल रिसिपेंट आप है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक हेड ऑफिस हूं जहां पर इनवॉइस आई है और वहां हेड ऑफिस में स्टाफ ने उसका आईटीसी बुक कर लिया है। ओके, अब यहां से आईएसडी इनवॉइस इशू की जाएगी। अब यहां से आईएसडी क्या की जाएगी, इनवॉइस इशू की जाएगी। और उस आईएसडी इनवॉइस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या है, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, रिसिपेंट्स हैं, आप उस आईएसडी इनवॉइस के बेस पे आप क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। तो आईटीसी लेने के लिए आपके पास में जो भी आईटीसी ले रहा है, रिसिपेंट है, उसको उसका क्या होगा, आईटीसी तभी मिलेगा जब उसके पास में डॉक्यूमेंट होगा। जैसे मैं आईएसडी क्या हूं, ऑफिस हूं, तो मेरे पास जब सप्लायर की टैक्स इनवॉइस होगी, मेरे पास सप्लायर का जब डेबिट नोट होगा, तो मैं उसका क्या ले सकूंगा, आईटीसी ले सकूंगा। फिर मैं यहां से आईएसडी इनवॉइस क्या करूंगा, इशू करूंगा। और उस आईएसडी इनवॉइस के बेसिस पे आप रिसिपेंट उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। तो टैक्स पेड ऑन क्या हो गया, बैगेज हो गया। आपने बैगेज की तरह इंपोर्ट करा है या गुड्स को पोस्ट की तरह क्या करा है, इंपोर्ट करा है, आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन इसकी डिटेल आपको स्वयं अपने क्या करनी होगी, देनी होगी। ये ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आएगी। लेकिन अगर यही बात इंपोर्ट ऑफ सर्विस की हुई, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या होता है, आरसीएम होता है। और आप 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ के प्रोविजन से खुद उसकी क्या बनाएंगे, इनवॉइस बनाएंगे। और उस इनवॉइस के बेस पे आप आईटीसी ले सकेंगे। वहां पर भी डिटेल ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, क्योंकि सप्लायर कहां है, बाहर है। बाहर सप्लायर वाला जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेगा। जब तक वो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेगा तो वो डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में चाहे इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो, चाहे इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। आपको स्वयं उसकी डिटेल देके आईटीसी लेना होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे तो आरसीएम है। 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ के प्रोविजन से रिसिपेंट स्वयं उसकी सेल्फ इनवॉइस बना के उसका आईटीसी ले सकेगा। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, बिल ऑफ एंट्री, बैगेज के केस में, पोस्ट के केस में, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप उसका आईटीसी क्या कर सकेंगे, ले सकेंगे। आप आईटीसी ले सकेंगे। आपको आईटीसी लेने के लिए जिस भी डॉक्यूमेंट के बेस पर आईटीसी ले रहे हो, उस डॉक्यूमेंट में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन का होना क्या बहुत जरूरी है। सारी इंफॉर्मेशन नहीं है चलेगा, लेकिन जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है
आगे रूल 36 में आएगा, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो हम आईटीसी ले सकेंगे। लेकिन अगर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी नहीं है तो आप क्या नहीं ले सकेंगे, आईटीसी नहीं ले सकेंगे। रिसिट वाउचर जो है, रिसिट वाउचर है, रिसिट वाउचर कब होता है, जब सप्लायर ऑफ गुड्स को, सप्लायर ऑफ सर्विस को एडवांस क्या होता है, रिसीव होता है। जब क्या होता है, एडवांस रिसीव होता है। रिसिट वाउचर पे जब रिसिट वाउचर इश्यू होता है, एडवांस जब आता है, तो सप्लायर को हो सकता है टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पर टैक्स जमा कराना पड़े। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आ गया है तो उसे टैक्स जमा कराना पड़े। लेकिन रिसिपेंट जो है, ना तो उसे अभी सप्लाई रिसीव हुई है और उसे डॉक्यूमेंट भी क्या मिला है, रिसिट वाउचर मिला है, टैक्स इनवॉइस नहीं दिया है। और रिसिट वाउचर वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते, आप आईटीसी नहीं ले सकते। अगर डिलीवरी चालान है, डिलीवरी चालान है, डिलीवरी चालान भी वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे क्या नहीं मिलता है, आईटीसी नहीं मिलता है। डिलीवरी चालान बेसिकली कब होता है, जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो, जब गुड्स का क्या हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, अदर देन किसके लिए हो रहा हो, सप्लाई के लिए हो रहा हो। जैसे जॉब वर्क को दिया तो क्या होगा, डिलीवरी चालान होगा। अदर देन सप्लाई के लिए क्या हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो। जैसे कि मान लीजिए आपका एक ही जीएसटीएन है और एक जीएसटीएन पे आपके खूब सारे एस्टेब्लिशमेंट स्टेट में, और आपने एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट गुड्स को ट्रांसफर करा, जो क्या नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, जो सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, उसकी इनवॉइस नहीं बनेगी, डिलीवरी चालान बनेगा। डिलीवरी चालान वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आईटीसी नहीं मिलता है। बिल ऑफ सप्लाई पे भी नहीं मिलता है। बिल ऑफ सप्लाई कब होता है, एक तो कंपोजिशन वाले इश्यू करते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई का क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई इश्यू होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई पे तो जीएसटी होता ही नहीं है, और जहां कंपोजिशन होता है बिल ऑफ सप्लाई होता है, और बिल ऑफ सप्लाई के अंदर कभी भी टैक्स अमाउंट मेंशन होता ही नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन वाला अपने रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं सकता है। ओके, तो बिल ऑफ सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ सप्लाई की वैल्यू होती है। ओके, टैक्स अमाउंट नहीं होता है, टैक्स अमाउंट नहीं होता है। तो बिल ऑफ सप्लाई के बेसिस पे आप आईटीसी नहीं ले सकते। डिलीवरी चालान के बेसिस पे आप आईटीसी नहीं ले सकते। रिसिट वाउचर के बेसिस पे आप क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। आईटीसी लेना है, टैक्स इनवॉइस लो, सेल्फ इनवॉइस हो, रिवाइज्ड इनवॉइस हो, डेबिट क्या हो, नोट हो, बिल ऑफ एंट्री हो, लेकिन होनी चाहिए। अगर नहीं है, मिसिंग है, अगर क्या है, मिसिंग है, तो आप उस केस में क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पहले, सबसे पहले हमने क्या निकाला, जूस निकाला, सेक्शन 16 का, सब सेक्शन 2 का, और उसके क्लॉज किसका, ए का। और हमने डॉक्यूमेंट देखे कि वो कौन से एलिजिबल डॉक्यूमेंट है जिनके बेसिस पे एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है, जिसपे एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। अब नाउ क्लॉज क्या है, बी है। आपके पास में डॉक्यूमेंट है, सिर्फ इतना इनफ नहीं है आईटीसी लेने के लिए, जरूरी है लेने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस के बेस पे आप आईटीसी नहीं ले सकते। आईटीसी लेना है तो आपको क्या होगा, सप्लाई भी क्या करनी होगी, रिसीव करनी होगी। आपने फेक इनवॉइसेस क्या कर ली है, अरेंज कर ली है, बिना सप्लाई लिए, बिना रिसीट ऑफ गुड्स के, बिना रिसीट ऑफ किसके, सर्विस के। तो आप फेक इनवॉइस के बेसिस पे नाउ अब आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि आईटीसी अवेल करने के लिए सप्लाई रिसीव होना भी क्या होता है, जरूरी हो जाता है। तो आपको सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, रिसीव हो जानी चाहिए। इसलिए रिसिट वाउचर के बेस पे हम इसलिए भी आईटीसी नहीं ले सकते क्योंकि वो एडवांस होता है, सप्लाई अभी तक रिसीव नहीं हुई होती है, इसलिए हम क्या नहीं ले पाते हैं, आईटीसी नहीं ले पाते हैं। इसका मतलब सिर्फ इनवॉइस पोजीशन में है, लेकिन सप्लाई आपको गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, सर्विस रिसीव नहीं हुई है। मान लीजिए अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट में है, आप उसका आईटीसी बुक नहीं कर सकते, आप उसका आईटीसी नहीं लेंगे जब तक आपको सप्लाई क्या नहीं हो जाती है, रिसीव नहीं हो जाती है। ऐसा इस लॉ में इसलिए किया गया क्योंकि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अर्लियर लॉ में सप्लाई रिसीव करना एसेंशियल प्री कंडीशन नहीं था,
तो ऐसी स्थिति में फेक इनवॉइसेस के बेसिस पर आईटीसी अवेल किए जा रहे थे, लेकिन नाउ ये इंप्रूव्ड क्या है, लॉ है पहले से। तो ऐसी स्थिति में आपको सप्लाई भी रिसीव होना क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, पुट टू यूज भले ही बाद में कर देना, लेकिन सप्लाई रिसीव होना क्या है, बहुत जरूरी है। आप सप्लाई रिसीव करने के बाद ही क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, बिल टू और कौन सा है, शिप टू मॉडल है, जहां सप्लायर ने बिल टू तो रिसिपेंट को करा है और रिसिपेंट के कहने पे उस गुड्स की डिलीवरी, उस गुड्स का डिस्पैच किसी थर्ड पर्सन को कर दिया गया है, जैसे जॉब वर्कर हो गया है, या फिर फर्दर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ क्या है, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, गुड्स के टाइटल के बेसिस पे आपने गुड्स किसी और व्यक्ति को आगे फर्दर सप्लाई कर दी है, और आपने जिससे सप्लाई ली है आपने अपने सप्लायर को आपके रिसिपेंट को सप्लाई करने की इंस्ट्रक्शन दे दी है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास तो डॉक्यूमेंट तो आएगा, टैक्स इनवॉइस सप्लायर आप ही को क्या करेगा, देगा, टैक्स इनवॉइस आप ही के नाम की होगी, लेकिन फिजिकली गुड्स तो आपको रिसीव नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या आप आईटीसी ले सकोगे, तो ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं बिल टू और कौन सा है, शिप टू। इसमें डीम्ड मान लिया जाता है कि जिसको बिल टू किया है, डीम्ड मान लिया जाएगा कि उसको वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस रिसीव हो गई है, और वो उसका क्या ले सकेगा, आईटीसी ले सकेगा। आईटीसी क्या कर सकेगा, ले सकेगा। बिल टू और शिप टू केस में भी क्या हो जाएगा, हमें आईटीसी मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। ओके, क्या होता है, इनवॉइस तो रिसीव्ड होती है रिसिपेंट को और डिलीवर्ड करते हैं किसको, थर्ड पर्सन को, जैसे जॉब वर्कर हो गया है, एजेंट हो गया है। आईएसडी वाला क्या होता है, केस होता है जहां इनपुट सर्विस रिसीव तो किसको होती है, रिसिपेंट को, लेकिन उसकी इनवॉइस आती है कहां पर, हेड ऑफिस में। क्या कहलाता है, बिल टू, और क्या कहलाता है, शिप टू कहलाता है। या फिर जब गुड्स किस में थे, ट्रांसपोर्टेशन में थे, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेसिस पे उसे फर्दर क्या कर दिया गया, सप्लाई कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, सप्लाई कर दिया गया है। तो यहां पर हमें क्या है, इनवॉइस क्या हुई है, रिसीव हुई है, लेकिन गुड्स किसको बेच दिए गए हैं, उनको रिसीव हो गए, डीम्ड रिसीव मान के हम उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। लेकिन इनवॉइस होना जरूरी है। अगर आपको गुड्स मिले हैं, ओके, गुड्स मिले, आप आईटीसी नहीं ले सकते। जैसे कि मान लीजिए आपको हमने गुड्स दिया है, किसके लिए, सेंड करा है ऑन अप्रूवल, अगर पसंद आ जाए तो आप अप्रूव कर दीजिएगा, सप्लाई हो जाएगी, नहीं पसंद आ जाए आप क्या कर दीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा। यहां पर डिलीवरी चालान होगा, आपको जब गुड्स का मूवमेंट शुरू किया जाएगा तो वो अंडर कवर ऑफ डिलीवरी चालान होगा, और डिलीवरी चालान वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे क्या नहीं मिलता है, आईटीसी नहीं मिलता है। वंस आप सप्लाई को क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, सप्लायर उस समय उसकी क्या बनाएगा, टैक्स इनवॉइस बनाएगा, 31 सबसेक्शन 7 के प्रोविजन से टैक्स इनवॉइस बनाएगा। फिर उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सप्लाई तो रिसीव हो ही चुकी थी, तब आप उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे, तब आप उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। लेकिन अगर सिर्फ गुड्स रिसीव हुआ है लेकिन इनवॉइस नहीं है, ओके, तब आप क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा विशेष ध्यान की है, आईटीसी लेने की एक समय सीमा भी है, जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के क्या दी है, प्रोविजन में दी है। सेक्शन 16 और सब सेक्शन किसके, 4 में दिए। तो ऐसी स्थिति में इनवॉइस आपके पास में है, गुड्स भी आपको रिसीव हो चुके हैं, लेकिन वो गुड्स रिसीव सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में जो आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट है उसमें हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद अगर रिसीव होते हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि समय सीमा गुजर चुकी होगी। और एक बार समय सीमा गुजर गई, 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, आप आईटीसी का क्या नहीं कर सकेंगे, अवेलमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहीं पर ही एक बार जूस निकालने का बन जाता है कि वो 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के क्या है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, सेक्शन 39 से रिटर्न फाइल होता है, चाहे वो जीएसटीआर 3 हो या अभी प्रेजेंटली 3B हो।
प्रेजेंटली की बात करें तो ऑटो पॉपुलेट होके तो 2A में आता भी नहीं है, 3B में अपनी ही ऑनेस्टी से हम क्या करते हैं, आईटीसी क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन हमें अभी प्रेजेंट के साथ में लॉ भी क्या करना है, सीखना है। तो चाहे जीएसटीआर 3 हो चाहे जीएसटीआर 3B हो, फाइलिंग तो सेक्शन 39 के प्रोविजन से होती है। एनआरटीपी जो जीएसटीआर 5 क्या करते हैं, फाइल करते हैं, वो भी 39 के प्रोविजन से करते हैं। ओआईडीआर वाले जो होते हैं, जो जीएसटीआर 5A फाइल करते हैं, कौन से, बाहर वाले ओआईडीआर जो इंडिया में नॉन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई दे रहे हैं, उन्हें तो आईटीसी मिलता ही नहीं है। आईएसडी वाले अपना जीएसटीआर 6 क्या करते हैं, फाइल करते हैं, वो भी 39 के प्रोविजन से फाइल करते हैं। अब जो सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करने की 3, 3B, 5, 6 जो भी है, जिसके लिए जो उसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, ड्यू डेट कौन से मंथ ऑफ, कौन सा, सितंबर। अब ये अगले महीने का 20 अक्टूबर भी हो सकता है, अब ये आपका क्या हो सकता है, 13 अक्टूबर भी हो सकता है। किसके लिए, आईएसडी वालों के लिए, उनके लिए 13 होती है, नेक्स्ट मंथ की 13, तो आपका 13 अक्टूबर भी हो सकता है। तो जो भी जिसकी क्या है ड्यू डेट है, अब वो 13 तारीख है, वो 20 तारीख है, जो भी उसकी क्या है ड्यू डेट है। अब ये कौन सा, सितंबर, तो फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगले साल का जो ये फाइनेंशियल ईयर, उसका अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसका जो अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 20-21 चल रहा है, 20-21 चल रहा है, तो 20-21 की जो इनवॉइस होगी, ध्यान रखिएगा, 20-21 की जो इनवॉइस होगी, 20-21 की जो क्या होगी, इनवॉइस होगी, इसका आईटीसी आप ले सकते हैं, आप आईटीसी ले सकते हैं। अगले महीने जब रिटर्न फाइल करें, आप उसमें क्या ले लें, आईटीसी ले लें। भूल गए हैं, अगले महीने ले लें, लेकिन भूलते 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 अगर अगला साल आ गया और अगले साल का सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी गुजर गई, तो अब जो भूले थे, अब उसे हमेशा के लिए भूल जाइएगा, क्योंकि अब याद करके पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आईटीसी तो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आईटीसी मिलने की क्या होती है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस है, अगर इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 20-21 की है, तो इसका फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 21, और कौन सा होगा, 22 होगा। 21-22 का जब सितंबर मंथ आएगा, उस सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जब अक्टूबर में आएगी, और वंस वो ड्यू डेट जब एक्सपायर हो जाएगी, आप उसका क्या नहीं ले सकेंगे, आईटीसी नहीं ले सकेंगे। एक बहुत ही ज्यादा क्या है, विशेष बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत विशेष बात है, बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आप चूक गए तो सॉल्यूशन तो रॉन्ग होकर ही रहेगा, कोई नहीं बचा सकेगा उसको। बात है डेबिट नोट की। अगर मान दीजिए, डेबिट नोट हमेशा तभी होता है जब उसके रेस्पेक्ट में टैक्स इनवॉइस ऑलरेडी इश्यू हो चुकी हो, ऑलरेडी क्या हो चुकी हो, इश्यू हो चुकी हो, तभी डेबिट नोट क्या होता है, इश्यू होता है। तो अगर इनवॉइस तो 20-21 की थी और डेबिट नोट कब इश्यू हुआ, 21-22 में हुआ, तो अब डेबिट नोट के बेस पे जो आईटीसी मिलता है, उस आईटीसी को अवेल करने की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो क्या होगी। क्या डेबिट नोट जिस ईयर का है, उसका फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट लेंगे। आंसर इज नो 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 नो। डेबिट नोट जिस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में इश्यू हुआ है, ओके, वो कब की है, 20-21, तो बस उसी इनवॉइस का जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर है, उसका जो सितंबर मंथ है, उसकी जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, बस तभी तक आपको क्या लेना होगा, आईटीसी लेना होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत ही साफ है, डेबिट नोट इशू करने की तो लॉ में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो डेबिट नोट कभी भी इशू किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है, लेकिन डेबिट नोट के बेसिस पे जो रिसिपेंट को आईटीसी मिलना है, आईटीसी लेने की क्या है, जरूर टाइम लिमिट है। तो ऐसी स्थिति में अगर 20-21 की कोई इनवॉइस है, तो उसका डेबिट नोट तो 21-22 में इश्यू हो सकेगा, सितंबर मंथ के बाद में भी क्या हो सकेगा, इश्यू हो सकेगा, और इश्यू होके सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ भी सकेगी। लेकिन उसका आईटीसी रिसिपेंट तभी ले सकता जब उसने सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक उसको आईटीसी अवेल कर लिया होता। अगर डेबिट नोट इशू ही उसके बाद में हुआ है, तो सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन रिसिपेंट उसका क्या नहीं ले सकेगा, आईटीसी नहीं ले सकेगा। और ध्यान देना है, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, जिस फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट इशू हुआ, उसका फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर नहीं है। जिस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में डेबिट नोट इश्यू हुआ है,
उस इनवॉइस का जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर है उसका जो सितंबर मंथ का जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वो क्या की जाती है, कंसीडर की जाती है। अब वो 20 अक्टूबर भी हो सकती है, वो 13 क्या हो सकती है, अक्टूबर भी हो सकती है। ओके, लेकिन 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 अगर 20 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से पहले अगर आपने अपना एनुअल रिटर्न क्या कर दिया, फाइल कर दिया, अगर आपको फाइल करना क्या है, रिक्वायर्ड है, तो अगर आपको फाइल करना क्या है, रिक्वायर्ड है, तो जैसे कि एनआरटीपी वालों को, सीटीपी वालों को तो एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो तो चंद दिनों के क्या होते हैं, मेहमान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी वाले, इनको एनुअल रिटर्न फाइल करना ही रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहां बात उनकी हो रही है जिनको एनुअल रिटर्न फाइल करना क्या रिक्वायर्ड है, और अगर उन्होंने 20 अक्टूबर या 30 अक्टूबर जो है उससे पहले अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, 13 अक्टूबर हो नहीं सकता, क्योंकि आईएसडी वालों को तो एनुअल रिटर्न क्या नहीं करना होता है, फाइल नहीं करना होता है। तो बात आएगी कौन सी, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर से पहले फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है 20 अक्टूबर, उससे पहले अगर आपने एनुअल रिटर्न क्या कर दिया है, फाइल कर दिया, उससे पहले अगर आपने एनुअल रिटर्न क्या कर दिया है, फाइल कर दिया है, तो वंस एक बार आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, कौन सी ईयर का, 2021 का, एक बार एनुअल रिटर्न फाइल हो गया, इसका मतलब वो ईयर आपने अपने हाथों से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। एनुअल रिटर्न फाइल करने का मतलब आपने अपने हाथों से 2021 का क्या कर दिया, समापन समारोह कर दिया। वंस जब आप अपने हाथों से समापन समारोह कर चुके हैं तो अब आप आईटीसी नहीं अवेल कर सकते, भले ही सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है, लेकिन आप क्या कर चुके हैं, एनुअल रिटर्न फाइल कर चुके हैं। वैसे एनुअल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है अगले फाइनेंशियल ईयर की, लेकिन आप उससे पहले फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने ड्यू डेट सितंबर मंथ के रिटर्न की ड्यू डेट से पहले कर दिया है, ओके ओके ओके, तो वंस एनुअल रिटर्न फाइल हो गया, अपने हाथों से आपने क्या कर दिया है, समापन समारोह कर दिया है, तो उसके बाद में आप क्या नहीं कर सकते, आईटीसी नहीं ले सकते, उससे पहले पहले आईटीसी ले सकते थे। और अगर आपने सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक आप क्या कर सकते थे, आईटीसी अवेल कर सकते थे। कब तक, ड्यू डेट तक। ड्यू डेट बोल रहा हूं, सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट बोल रहे हैं, एक्चुअल डेट नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल डेट नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ड्यू डेट बोली जा रही है। ओके, वही हमने यहां जूस निकाला है, जिस फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस है, जिस फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस है, ओके, जिस फाइनेंशियल ईयर का डेबिट नोट है वो नहीं, जिस फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस के रेस्पेक्ट में डेबिट नोट इशू है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस है उसका जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का जो सितंबर मंथ के रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होगी, तब तक ही आप क्या ले सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। उस फाइनेंशियल ईयर का फॉलोइंग नहीं लेना है जिस फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट क्या हुआ था, इशू हुआ था, वो नहीं है। डेबिट नोट इशू करने की कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है। सप्लायर की लायबिलिटी तो बढ़कर रहेगी, लेकिन रिसिपेंट तो आईटीसी तभी ले सकेगा जब वो 16 सब सेक्शन 4 की बताई हुई टाइम लिमिट में क्या करता है, आईटीसी क्या करता है, अवेल करता है, क्या करता है, आईटीसी अवेल करता है। तो ये हमने 16 सब सेक्शन 4 का क्या निकाला, जूस निकाला। ओके, अब हमारे हैं, हमारे किस पे, क्लॉज किस पे आ रहे हैं, सी पर आते हैं। ओके, क्लॉज किस पर आते हैं, सी पर आते हैं। तीसरी कंडीशन आईटीसी को क्या करने की है, अवेल करने की है। आईटीसी को अवेल करने की क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि सरकार को टैक्स का क्या हो चुका हो, पेमेंट हो चुका हो। अब टैक्स का पेमेंट नॉर्मली तो कौन करता है, सप्लायर करता है। सप्लायर ने क्या कर दिया हो, टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, लेकिन उसने टैक्स का पेमेंट करा या उसने नहीं करा, ये तो जब उसके रिटर्न और हमारे रिटर्न की जब दोनों की मैचिंग होगी तभी क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा, तभी क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा। तो ऐसी स्थिति में आप पहले ही प्रोविजनल क्या ले सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। आप पहले ही क्या ले सकते हैं, प्रोविजनल आईटीसी ले सकते हैं। प्रोविजनल आईटीसी ले लीजिए, रिटर्न फाइल करें, आईटीसी ले भी लीजिए, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट में उसको यूटिलाइज भी कर लीजिए। अभी आपको प्रोविजनल दे दिया गया है, लेकिन वो आईटीसी फाइनली तब कंफर्म होगा
जब आपका रिटर्न सप्लायर के रिटर्न को मैच करेगा और मैच करके ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि हाँ सप्लायर ने उस पर टैक्स का क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तब वो आईटीसी फाइनली क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। अगर सप्लायर के साथ मैच नहीं हुआ और ये तय हुआ कि सप्लायर ने उस पर टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो आपने जो आईटीसी लिया था वो दोबारा आपसे ब्याज सहित क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। मतलब सरकार आईटीसी आपको तभी देगी जब सरकार के पास में टैक्स क्या हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए। रिसिपेंट ने सप्लायर को टैक्स दे दिया था ईमानदारी से, इनडायरेक्ट टैक्स था, दे दिया, सप्लायर ने ही सरकार को क्या नहीं करा, जमा नहीं कराया। लॉ ऐसी स्थिति में क्या है, हेल्पलेस है आपके लिए और आपको आईटीसी नहीं मिल सकेगा। प्रोविजनल तो ले लिया होगा, लेकिन जब तक सप्लायर टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा तब तक आपको आईटीसी फाइनली अप्रूव नहीं होगा। लेकिन आरसीएम के केस में तो सप्लायर तो टैक्स जमा ही नहीं कराएगा, और अगर आरसीएम के केस में सप्लायर अनरजिस्टर्ड हुआ तो वहां पर आपकी तो मैचिंग भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति का रिटर्न भी क्या नहीं होता, फाइल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में लॉ ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा, आरसीएम के केस में रिसिपेंट आप आईटीसी तभी अवेल कर सकेंगे पहले जब आप टैक्स का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। आप टैक्स का पेमेंट करें, आप आईटीसी क्या कर लीजिए, ले लीजिए, पहले टैक्स का पेमेंट करें। प्रोविजनल नहीं हो सकेगा, उसमें टैक्स का पेमेंट करने के बाद ही उसका क्या मिल सकेगा, आईटीसी मिल सकेगा, उसका मिल सकेगा। तो ये हमने क्या निकाला, जूस निकाला कि गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। अब वो टैक्स का पेमेंट आपने सप्लायर ने कैसे भी करा हो, चाहे उसने कैश के थ्रू करा हो या फिर उसके खुद के पास में ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस था और उस बैलेंस से उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया, डजंट मैटर कि उसने टैक्स का पेमेंट कैश में करा या क्रेडिट से करा, उसका टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। ये बाद में एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। प्रोविजनल आईटीसी अभी हम आपको ऑनेस्ट समझ के क्या कर देंगे, दे भी देंगे और यूटिलाइज करने की भी क्या दे देंगे, परमिशन दे देंगे। लेकिन बाद में गड़बड़ी मालूम पड़ी तो ले भी लिया जाएगा, ब्याज सहित क्या करा जाएगा, लिया जाएगा। 18% पर एनएम की ब्याज की रेट आपको मालूम है जीएसटी लॉ के अंदर होती है। ओके, अगर सप्लायर ने जीएसटी डिपॉजिट नहीं किया, अगर उसने नहीं किया तो रिसिपेंट का आईटीसी बाद में क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। जब क्या होगी, मैचिंग होगी। जब क्या होगी, सेक्शन 42 के प्रोविजन से क्या होगी, मैचिंग होगी। अभी नहीं हो रही है, जब भी होगी तब के लिए तो हमको तैयार रहना है, सीखना आज ही है, भले क्या होगी चीज बाद में होगी। तो आपका आईटीसी इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन प्रोविजनल आईटीसी आपको अभी हम जीएसटीआर क्या करें, 2 फाइल कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, उससे हम क्या कर देंगे, दे देंगे, और उसको हम आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट करने में यूटिलाइज करने की भी क्या दे देंगे, परमिशन दे देंगे। तो जो आपका आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूटिलाइज भी कर सकेंगे। बट फाइनली कंफर्म तो तभी होगा, फाइनली कंफर्म तो तभी होगा जब गवर्नमेंट को टैक्स क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब मैचिंग होगी, तभी क्या होगा, कंफर्म होगा। लेकिन अभी तो हम आपको प्रोविजनल आईटीसी दे भी सकेंगे और आपको यूटिलाइज करने की भी क्या दे सकेंगे, परमिशन दे सकेंगे। अगर सप्लायर टैक्स का क्या नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो जो भी रिसिपेंट ने क्या लिया था, आईटीसी लिया था, वो उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे। जी हाँ, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे, आईटीसी का बैलेंस कम नहीं करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि जो आईटीसी का बैलेंस कम करना हो उसमें अभी फिलहाल इतना बैलेंस ही नहीं हो, तो कम कहां से कर लेंगे। तो ऑलवेज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे। एक रीजन और है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करने का, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया है तो ये आप ऐड करा हुआ अमाउंट ई कैश से भी चुका सकेंगे और ई क्रेडिट से भी चुका सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैच नहीं हुआ, सप्लायर ने पेमेंट नहीं करा, तो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, वो भी अलोंग विथ किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। आईटीसी का बैलेंस रिड्यूस नहीं करेंगे हम, ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस कम नहीं करेंगे, हम आपकी ई लायबिलिटी लेजर के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो भी किसके साथ होगा, ब्याज के साथ होगा, वो भी किसके साथ होगा, ब्याज के साथ होगा। बाद में अगर सप्लायर ने टैक्स पेमेंट कर दिया है तो हम आपको दोबारा क्या दे देंगे, आईटीसी दे देंगे।
जी हाँ, दोबारा जो देंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, आईटीसी ही देंगे, ब्याज नहीं दिया जाएगा। लेकिन आरसीएम के केस में, आरसीएम के केस में मैचिंग होने की कोई फफूंदी नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि वहां पहले टैक्स का पेमेंट होता है और बाद में आईटीसी का क्या होता है, अवेलमेंट होता है। आरसीएम के केस में टैक्स डिपॉजिट करने के बाद ही क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है, प्रोविजनल की झंझट होती ही नहीं है, प्रोविजनल की झंझट होती नहीं है। अगर आप प्रोविजनल आईटीसी जिनको मिल रहा है ले रहे हैं, लेकिन वो भी लेने के लिए आपके पास इनवॉइस तो होनी चाहिए और आपके पास में रिसीट ऑफ क्या होना चाहिए, गुड्स और सर्विस भी होना जरूरी है। मतलब क्लॉज ए की कंडीशन और क्लॉज बी की कंडीशन दोनों का फुलफिलमेंट होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तभी आप उसका प्रोविजनल क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। बिना रिसीट ऑफ गुड्स के और बिना रिसीट ऑफ किसके, सर्विस के, आप प्रोविजनल आईटीसी भी क्या नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। आप प्रोविजनल आईटीसी भी क्या नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। नाउ लास्ट जो क्या है कंडीशन है, क्लॉज डी की कंडीशन है, बड़ी जेन्युइन कंडीशन है, बड़ी लॉजिकल कंडीशन है, बड़ी ऑब्वियस क्या है कंडीशन है, ऐसा होना ही था। और वो है आपने अपना 39 से रिटर्न फाइल कर दिया। क्योंकि अगर आप 39 से रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो सप्लायर के रिटर्न के साथ मैच कैसे होगा, मैच नहीं होगा तो प्रोविजनल जो आईटीसी दिया था वो आपका फाइनली अप्रूव्ड कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में आईटीसी प्रोविजनल लिया है लेकिन रिटर्न भी साथ में उस मंथ का फाइल करना क्या हो जाएगा, आपके लिए जरूरी हो जाएगा। रिटर्न जीएसटीआर 3 है, 3B है, 5 है, 6 है, जिसके लिए भी जो भी क्या है कंसर्न क्या है रिटर्न है वो उसका क्या करेगा, फाइल करेगा। क्योंकि फाइल करने पे आईटीसी की क्या होगी, मैचिंग होगी। ओके, कहां पर मैचिंग तभी होगी जब सप्लायर क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। अगर सप्लायर क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आरसीएम में आपने जो टैक्स पे करा है, आरसीएम में टैक्स पे करा, उसका आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब आप टैक्स का पेमेंट कर देंगे। लेकिन उस केस में भी रिटर्न फाइल करना तो क्या है, जरूरी है। भले ही सप्लायर के साथ मैचिंग नहीं हो सकेगी क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, तो मैचिंग नहीं होगी, लेकिन आपको तो रिटर्न फाइल करना क्या रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। आपको रिटर्न फाइल करना क्या रिक्वायर्ड है। हाँ, ये बात तय है कि मैचिंग नहीं हो सकेगी क्योंकि सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जहां फाइलिंग नहीं होती है वहां मैचिंग नहीं हो पाती है। लेकिन आपको तो आईटीसी चाहिए, तो आपको टैक्स का पेमेंट भी करना है और बाद में रिटर्न भी क्या करना है, फाइल करना ही करना है। आपको रिटर्न क्या करना है, फाइल करना ही करना है। अब एक बहुत बढ़िया हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइजो देख रहे हैं। प्रोवाइजो देख रहे हैं, हमने टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। अगर गुड्स लॉट में इंस्टॉलमेंट में क्या होते, रिसीव होते हैं, टैक्स इनवॉइस तो पहले ही बन जाती है। टैक्स इनवॉइस बन जाती है, इसका मतलब सप्लायर पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, उसको तो टैक्स जमा कराना पड़ेगा। लेकिन रिसिपेंट उसका आईटीसी तभी ले सकेगा जब उसको लास्ट लॉट क्या होगा, रिसीव होगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, अगर लास्ट लॉट 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट के बाद में क्या हुआ, रिसीव हुआ, तो ऐसी स्थिति में सप्लायर ने तो टैक्स का पेमेंट कर दिया है लेकिन रिसिपेंट उसका आईटीसी नहीं ले सकेगा। तो ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है कि जो इनवॉइस है उस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में जो लॉट में क्या हो रहे हैं, गुड्स रिसीव हो रहे हैं, वो लास्ट लॉट 16 सब सेक्शन 4 की बताई हुई टाइम लिमिट में क्या हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए। अदरवाइज आप क्या नहीं ले सकेंगे, आईटीसी नहीं ले सकेंगे। और आपको ध्यान है हर लॉट के साथ में क्या आएगा, डिलीवरी चालान आएगा। लास्ट लॉट होगा तब आपके पास में लास्ट लॉट भी आएगा, टैक्स इनवॉइस भी आएगी और तभी सारी कंडीशंस कंप्लाई हो सकेगी और तभी आप उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। तो प्रैक्टिकली ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस केस में कि जब भी गुड्स लॉट और इंस्टॉलमेंट में हो, मतलब इनवॉइस कितने की है, 10,000 यूनिट्स की है और आपको 5-5 हजार करके 2 लॉट में रिसीव हो रहा है, तो जो सेकंड एंड लास्ट लॉट है वो 16 सब सेक्शन 4 की बताई हुई टाइम लिमिट में क्या हो जाना चाहिए, जरूरी है कि रिसीव हो जाना चाहिए। अगर आपको पूरे 10,000 लॉट के आईटीसी का क्या चाहिए, अवेलमेंट चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, अवेलमेंट चाहिए, तो आपको टाइम लिमिट में क्या हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए। अब वन मोर कंडीशन है, प्यारी कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है। आप आईटीसी
आपको क्या है, सप्लाई रिसीव हो, टैक्स इनवॉइस हो, सप्लायर ने टैक्स पेमेंट कर दिया हो, सप्लायर तो तब भी टैक्स का क्या करेगा, पेमेंट करेगा जैसे उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, भले ही आपने सप्लायर को उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स का पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि कई जगह क्रेडिट पीरियड भी होता है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाए तो सप्लायर को तो टैक्स पेमेंट करना ही पड़ता है, सप्लायर को कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिलता है। उसने रिसिपिएंट को क्रेडिट पीरियड दिया होगा, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई आ गया तो उसे तो सरकार को टैक्स पे करना होगा, सरकार को भी टैक्स पे हो चुका है, रिटर्न भी आप क्या कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, प्रोविजनल आईटीसी भी आप क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं, सप्लाई रिसीव भी हो चुकी है, टैक्स इनवॉइस भी हो चुकी है, लेकिन आपके मन में मक्कारी है, आपकी नीयत अगर खराब है, और आपकी नीयत अगर खराब नहीं भी है, क्रेडिट पीरियड भी है, जो कोई भी रीजन है, अगर आपने इनवॉइस की डेट से, जी हां इनवॉइस की डेट से, और कोई डेट नहीं, रिसीव हुआ जिस दिन गुड्स वो दिन नहीं, जिस दिन इंस्टॉल हुआ वो भी नहीं, पुट टू यूज करा वो भी नहीं, किस दिन आईटीसी लिया वो भी नहीं, जिस दिन की क्या इनवॉइस है, अगर उस दिन के विद इन 180 डेज में, जी हां अगर आपने उसके विद इन 180 डेज में अगर आपने अपने सप्लायर को वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स का पेमेंट नहीं किया, चाहे आपने मक्कारी से पेमेंट नहीं किया या फिर क्रेडिट पीरियड चल रहा था इस वजह से नहीं किया, लॉ को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि रीजन क्या है, बस ये देखना है कि अगर 180 डेज में क्या नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ है, तो जो आईटीसी आपने लिया हुआ था वो आपको वापस से अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ना पड़ेगा। आईटीसी का बैलेंस कम नहीं करना है, ई क्रेडिट लेजर में से कम नहीं करना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, वो भी किसके साथ, ब्याज के साथ में, ब्याज के साथ में 6 महीने का ब्याज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 18% पर एनएम की रेट से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करने का फायदा यह है कि अब उसका पेमेंट आप क्रेडिट से भी कर सकते हो, कैश में भी कर सकते हो, लेकिन ऐड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में होगा अगर विद इन 180 डेज में आपने जो सप्लाई ली है उसका आपने क्या नहीं करा है, पेमेंट नहीं करा, सप्लायर को क्या नहीं करा है, पेमेंट नहीं करा है। 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ किससे हैं, इनवॉइस से, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। पहले तो आप आईटीसी ले लीजिए, आप क्लॉज ए बी सी डी की कंडीशंस कंप्लाइंस करके आप प्रोविजनल आईटीसी जो बन रहा है सब ले लीजिए, ओके सब ले लीजिए, सप्लाई ने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया वो भी सब सही है, लेकिन बाद में अगर ये आइडेंटिफाई हुआ कि आपने 180 दिनों में सप्लायर को जितनी भी वैल्यू का पेमेंट नहीं करा, तो उसके रेस्पेक्ट में जितना भी क्या बन रहा था, टैक्स का आईटीसी बन रहा था, वो आपको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके रिवर्सल करना ही पड़ेगा। और ये जानकारी स्वयं आपको अपनी ईमानदारी से क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जिस भी मंथ में आपका 180 डेज एक्सपायर होगा, जी हां जिस भी मंथ में आपके इनवॉइस की डेट का 180 डेज एक्सपायर हो गया है, उस मंथ का जब रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें स्वयं आपको अपनी ईमानदारी से डिटेल देनी पड़ेगी कि हां इतनी वैल्यू ऑफ सप्लाई पे इतना टैक्स का पेमेंट उस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में नहीं किया है, सो दैट वो अमाउंट आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, वो क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ किससे होंगे, इनवॉइस से होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ किससे नहीं होगा, आईटीसी से नहीं होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ किससे नहीं होगा, आईटीसी से नहीं होगा। ओके, फर्स्ट प्रोवाइजो के केस में आईटीसी लास्ट लॉट पे क्या होगा, रिसीव होगा, लास्ट लॉट पे ही मिलेगा, बट सप्लायर को वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी का पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ किससे करना है, इनवॉइस से ही करना है। ओके, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ किससे करना है, इनवॉइस से ही करना है। ओके, और नहीं किया तो जो आईटीसी लिया था वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनने की बात है और उसको समझने की बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ये 180 डेज की जो टाइम लिमिट सेकंड प्रोवाइजो में दी है ये एप्लीकेबल ही नहीं होगी अगर कौन सा है, आरसीएम वाला केस है, क्योंकि आरसीएम वाले केस में आपने सरकार को टैक्स का पेमेंट कर दिया है, फिर आप सप्लायर को उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पेमेंट करें नहीं करें, लॉ को सप्लायर की चिंता नहीं है, लॉ को टैक्स की चिंता थी, आ चुका है, आईटीसी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आरसीएम केस में इनवॉइस से 180 डेज वाली टाइम लिमिट क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी, क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, आरसीएम के केस में क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा,
इंपोर्ट ऑफ गुड्स आरसीएम नहीं है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या नहीं है, आरसीएम नहीं है, और एक्सेप्शन आरसीएम है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या नहीं है, आरसीएम नहीं है। सेकंड एक्सेप्शन, जहां हमें सप्लायर को वैसे भी क्या नहीं करना था, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पेमेंट करना ही नहीं था, दैट इज सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन शेड्यूल फर्स्ट की पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 और पैरा कौन सा है, 4 है। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 और पैरा कौन सा है, 4 है। तो सप्लाई विदाउट क्या है, कंसीडरेशन है, विदाउट क्या है, कंसीडरेशन है, तो ये उसका सेकंड क्या हो चुका है, एक्सेप्शन हो चुका है। तीसरा एंड लास्ट एक्सेप्शन है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, जहां ओरिजिनल लायबिलिटी सप्लायर की थी, जी हां ओरिजिनल लायबिलिटी सप्लायर की थी, लेकिन वो एक्सपेंडिचर रिसिपेंट ने क्या कर दिया, इनकर कर दिया सप्लायर के बिहाफ पे। ओरिजिनल लायबिलिटी सप्लायर की थी, ओके, और वो एक्सपेंडिचर सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपेंट इनकर कर दिया, तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो एक्सपेंडिचर आपने जो सप्लायर के बिहाफ पे करा है, इसका मतलब उतनी वैल्यू ऑफ सप्लाई आप सप्लायर को पे कर चुके हो, मान लिया जाएगा, डीम्ड मान लिया जाएगा कि आप सप्लायर को पे कर चुके हो। तो ऐसी स्थिति में 180 डेज वाला प्रोविजन एप्लीकेबल, प्रोवाइजो नहीं होगा। 3 एक्सेप्शन है, आरसीएम है और कौन सा है, आरसीएम है। दूसरा एक्सेप्शन सप्लाई विदाउट क्या है, कंसीडरेशन है। तीसरा एक्सेप्शन 15 सबसेक्शन 2 और क्लॉज कौन सा है, बी है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो आरसीएम है तो एक्सेप्शन काम कर जाएगा, लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आरसीएम क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अगर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो जो आईटीसी आपने लिया है रिसिपेंट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अलोंग विथ किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। ओके, बैलेंस ई क्रेडिट का कम नहीं करते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ही क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ओके, किस में ऐड किया जाता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। और 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्या देखना है, इनवॉइस देखना है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्या देखना है, इनवॉइस देखना है। ओके, क्या पेमेंट नहीं किया हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई देखनी, इनवॉइस अमाउंट नहीं देखना है, वैल्यू ऑफ क्या देखनी है, सप्लाई देखनी है। क्या देखनी है, वैल्यू ऑफ क्या देखनी होती है, सप्लाई देखनी होती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई और इनवॉइस अमाउंट बिल्कुल क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन तो सेक्शन 15 के क्या होता है, प्रोविजन से होता है। ओके, सेक्शन 15 के क्या होता है, प्रोविजन से होता है। उसमें कई ऐसे इनवॉइस के अमाउंट होते हैं जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनते हैं। क्या क्या नहीं बनते हैं, पार्ट नहीं बनते हैं। तो जिस भी मंथ में 180 डेज एक्सपायर होंगे, तो उस मंथ में रिसिपेंट को खुद क्या करना होगा, जीएसटीआर 2 में उसकी क्या देनी होगी, डिटेल देनी होगी, खुद किसके देनी होगी, रिसिपेंट को देनी होगी। लेकिन खास बात, विशेष बात यह है, रिसिपेंट जब भी 180 डेज के बाद में सप्लायर को जितनी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पेमेंट कर देगा, उसके रेस्पेक्ट में उसको आईटीसी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, उसको आईटीसी क्या हो जाएगा, दोबारा मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, 16 सब सेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट है, वो फर्स्ट टाइम आईटीसी के अवेलमेंट पे काम आती है। जब वापस से आईटीसी लिया जाता है तो उस पे वो टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। कहने का मतलब, फर्स्ट टाइम आईटीसी आपने 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट में अवेल कर लिया था, लेकिन आपने इनवॉइस के 180 डेज में वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स का क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा, तो आईटीसी को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ब्याज सहित क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब भी आप पेमेंट कर देंगे, इवन 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट गुजरने के बाद में भी पेमेंट कर देंगे, आपको उसका आईटीसी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट आईटीसी अवेलमेंट पे है। आप री क्रेडिट पे, री बुकिंग पे क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो आप जब भी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, आप उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आईटीसी मिलेगा। जो आपने 6 महीने का ब्याज दे दिया था, उस ब्याज का किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है। उस ब्याज का किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ आईटीसी मिलेगा, आपको ब्याज का किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। नाउ सेक्शन 16 और सब सेक्शन कौन सा है, 3 है। टोटल 4 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 में एलिजिबिलिटी थी, सबसेक्शन 2 के अंदर कंडीशन थी, सबसेक्शन 4 के अंदर क्या थी, टाइम लिमिट थी। नाउ सबसेक्शन क्या है, 3 है। सबसेक्शन 3 बहुत ही प्यारी बात बताता है और वो बोलता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है, या फिर तो आप
या फिर तो आप कैपिटल गुड्स पे, या फिर तो आप किस पे, कैपिटल गुड्स पे और प्लांट एंड मशीनरी पे। ध्यान रखिएगा, जी हाँ, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, गुड्स होते हैं, जो गुड्स मतलब मूवेबल है। और प्लांट एंड मशीनरी अगर इवन इमूवेबल भी है, इवन अगर क्या है, इमूवेबल है, तो भी हम उसकी क्या कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी इमूवेबल है, गुड्स नहीं है, लेकिन क्या है, इमूवेबल है, तो भी हम यहां पर उसकी बात कर रहे हैं। उस पे जो टैक्स कंपोनेंट है, या फिर तो आप उसका इधर आईटीसी ले लीजिए, या फिर उधर इनकम टैक्स में आप उस पे डेप्रिसिएशन ले लीजिए। हालांकि इनकम टैक्स के सेक्शन 43 और उसके क्लॉज 1 के एक्सप्लेनेशन 9 में भी ये बात लिखी है कि डेप्रिसिएशन और आईटीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और सेम बात 16 सबसेक्शन 3 सीजीएसटी एक्ट में भी लिखी है कि आईटीसी और डेप्रिसिएशन क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर आप उसको कॉस्ट में ऐड करके डेप्रिसिएशन अवेल करेंगे तो इधर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और इधर आईटीसी लिया तो उधर एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा और डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देने की है, सेक्शन 35 एडी वाले जो एसएससी होते हैं, स्पेसिफाइड वाले एसएससी होते हैं, वो डेप्रिसिएशन अवेल ही नहीं करते, वो तो डिडक्शन क्या करते हैं, अवेल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इट मे बी पॉसिबल है कि वो जीएसटी अमाउंट को एक्चुअल कॉस्ट में क्या करके ऐड करके डेप्रिसिएशन क्या कर लें, अवेल कर लें, और इधर आईटीसी भी क्या कर लें, अवेल कर लें। क्योंकि लॉ ने कहा है डेप्रिसिएशन और आईटीसी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन 35 एडी वाले एसएससी को डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है, उनको तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। तो ऐसी स्थिति में इट मे बी पॉसिबल है कि वो दोनों बेनिफिट क्या कर सके, अवेल कर सके, वो दोनों बेनिफिट क्या कर सके, अवेल कर सके। 16 सबसेक्शन 4 में आईटीसी को अवेलमेंट करने की क्या दी हुई थी, टाइम लिमिट दी थी, उसको आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट थी। अब हमको जो करना है वो हमारा क्या है, रूल है। अब हम जो करेंगे वो हमारा कौन है, रूल है। रूल 36 है, रूल हमारे पास में कौन सा है, 37 है। दो रूल हैं जो सेक्शन 16 से क्या है, रिलेटेड है। लेकिन विशेष बात यह है कि जो भी रूल का जूस है उसका 90% जूस तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। जैसे रूल 36 ने कहा डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए। 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ने क्या कहा था, टैक्स इनवॉइस हो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस हो, सेल्फ इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, बिल ऑफ एंट्री हो, बैगेज का डॉक्यूमेंट हो, पोस्ट का डॉक्यूमेंट हो, आईएसडी इनवॉइस हो, आप आईटीसी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये रहा सप्लायर की क्या हो, इनवॉइस हो 31 के प्रोविजन से। सेल्फ क्या हो, इनवॉइस हो, आप क्या कर सकते हैं, आईटीसी अवेल कर सकते हैं। डेबिट नोट 34 से का जो हो आप अवेल कर सकते हैं। बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे आप आईटीसी कर सकते हैं। आईएसडी इनवॉइस के बेस पे आप ले सकते हैं। रिवाइज्ड इनवॉइस के बेस पे आप क्या ले सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन आपके पास जो इनवॉइस है उस इनवॉइस में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होना क्या है, जरूरी है। ओके, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होना क्या है, बहुत ही क्या है, जरूरी है। भले ही सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो, डज नॉट कंटेन ऑल पर्टिकुलर, डज नॉट कंटेन सेट डॉक्यूमेंट, डज नॉट कंटेन ऑल डॉक्यूमेंट, डजंट मैटर, चलेगा। लेकिन उसके अंदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टैक्स का अमाउंट, सप्लाई कौन सी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी नंबर उसके अंदर होना चाहिए। ओके, ये जो आईटीसी अवेल करने की जो मुख्य जानकारी है वो होना क्या है, जरूरी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, तभी आप उस पे क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। जीएसटी नंबर सप्लायर को और रिसिपेंट का तो होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। जी हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई होना भी बहुत जरूरी है। एमसीक्यू के लिए एक रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है। जीएसटीएन तो जरूरी है, ये तो सभी बता देंगे, लेकिन इंटरस्टेट के केस में क्या होना भी जरूरी हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी होना जरूरी होगा, तभी आप उसका क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। लेकिन एक विशेष बात है जो आपको पहले भी ध्यान होगी, अगर सेक्शन 74 में टैक्स का पेमेंट हुआ, फ्रॉड केस में, सप्रेशन ऑफ एक्ट के केस में, विलफुल मिस स्टेटमेंट के केस में, 129, 130 सीजर के केस में, कॉन्फिस्केशन के केस में, जो भी टैक्स का पेमेंट होता है उस समय जब उसकी इनवॉइस होती है तो उस इनवॉइस में हमने 31 के प्रोविजन में पढ़ा था, लिखना पड़ता है कि आईटीसी नॉट एडमिसिबल। और जब आप उस इनवॉइस पे लिख देंगे आईटीसी नॉट एडमिसिबल तो रिसिपेंट उसका आईटीसी नहीं ले सकेगा। एक तो फ्रॉड करो, लॉ उसको आइडेंटिफाई करे,
ओके, फिर उस पर टैक्स चुकाओ, मतलब वसूल करे, और उसका आप आईटीसी ले लो, ऐसा अपनी आंखों से होता हुआ नहीं देख सकेंगे। इसलिए उन्होंने बोल दिया लिखो इनवॉइस पे आईटीसी नॉट एडमिसेबल, लेकिन 74 के लिए कहा है, 73 के लिए नहीं। तो जो इनवॉइस 73 के रेस्पेक्ट में इशू हुई है, रिसिपेंट आईटीसी ले सकेगा, 74, 129, 130 पे नहीं ले सकेगा। आईटीसी ब्लॉक्ड भी होता है, इनवॉइस पे भी लिखा होता है कि आईटीसी क्या नहीं है, एडमिसेबल नहीं है। आईटीसी क्या नहीं है, एडमिसेबल नहीं है। बहुत रेलेवेंट है 36 रूल, सब रूल क्या है 4, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा क्या है रेलेवेंट है। अभी हम उसको रूल 37 के बाद में उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है, रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अमेंडेड था, उसमें और फर्दर क्या हो गया, अमेंडेड हो गया है, और परसेंटेज जो पहले 20 था अब वो क्या हो गया, 10 हो गया है। वंस 37 फिनिश कर देंगे, उसके बाद में सब रूल 4 हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे, तसल्ली से सुनेंगे, जूस निकालेंगे हर एक किसका वर्ड का, और उसको समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्या हो सकेगा, रेलेवेंट हो सकेगा। 37 पे हम क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं, जहां 180 डेज में इनवॉइस की डेट से बात की गई थी। जिस दिन आईटीसी लिया वो नहीं है, जिस दिन सप्लाई रिसीव हुई वो भी नहीं है। ओके, इंस्टॉलेशन कुछ नहीं है। डेट ऑफ इनवॉइस क्या करनी है, कंसीडर करनी है। डेट ऑफ इनवॉइस क्या करनी है, कंसीडर करनी है। 3 एक्सेप्शन भी बताए थे आरसीएम वाले, विदाउट कौन से वाले, कंसीडरेशन वाले। 15 सबसेक्शन 2 कौन से, क्लॉज बी वाले भी बताए थे। और विशेष बात बताई थी, रिसिपेंट आपको अपनी ईमानदारी से जिस मंथ में भी 180 डेज क्या हुए, एक्सपायर हुए, उसमें आपको उसकी क्या देनी पड़ेगी, डिटेल देनी पड़ेगी, आपको डिटेल देनी पड़ेगी। आरसीएम उसका क्या हो चुका है, पहला एक्सेप्शन। विदाउट कंसीडरेशन उसका क्या था, दूसरा एक्सेप्शन। 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी जो था वो उसका कौन सा था, तीसरा क्या था, एक्सेप्शन था। बाकी केस में 180 डेज में नहीं करा, आप उसकी इंफॉर्मेशन दे देना। जीएसटीआर 2 में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, अलोंग विथ किसके साथ में, ब्याज के साथ में। जब भी आप उसका क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे, आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा। और उस केस में 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट बीच में नहीं आएगी। रीबुकिंग के केस में 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, टाइम लिमिट नहीं आएगी। और जब भी आप क्या करेंगे, आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करेंगे, वो ब्याज सहित ऐड होने वाला है। कब से, जब से आपने उसका आईटीसी लिया था, जब से आपने उसका आईटीसी लिया था, और जिस मंथ में आपने उसको आईटीसी क्या करा, ऐड करा है, ओके, तब तक का आपको ब्याज 18% पर एनम की रेट से क्या करना पड़ेगा, पर एनम की रेट से आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये हमने अभी जूस निकाला है, रूल किसका है, 7 का हमने